प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 231। दीदी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? देवांश। रिया कपूर की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा झूठ सुन लिया हो। पिछले 2 सालों से अपनी बीवी और बच्चे को पीटने और गाली देने के अलावा वह सिर्फ एक शराबी और जुआरी बनकर रह गया था। भला कपूर परिवार उस जैसे इंसान की वजह से सिया को कोई खास तवज्जो क्यों देगा? उस एक पल में सिया के दिमाग में अनगिनत ख्याल आए, लेकिन चाहे जो भी वजह हो, वह देवांश की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। वह यह मानने को तैयार थी कि पीहू बहुत प्यारी है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन यह मानने को कतई तैयार नहीं थी कि यह सब देवांश की वजह से है। लेकिन तभी वह अचानक उत्साह से चिल्लाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे तुम्हारे कपूर परिवार के किसी रईस-ए-जादे को बेच दिया है? रिया कपूर, कपूर परिवार के लोग? अरे ओ मोहतरमा, क्या तुम बेतुके अंदाजे लगाना बंद करोगी? अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमारा कपूर परिवार मानसिक तनाव में आ जाएगा। रिया कपूर को चुप देखकर सिया को लगा कि उसका अंदाजा सही है। वह कमीना, वह सच में नहीं बदला। मुझे तभी शक हो गया था जब उसने हाल ही में मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करना शुरू किया। ये सब एक नाटक था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास सूदखोरों का कर्ज चुकाने के लिए पैसे थे, संजीवनी हर्बल से दिव्य दवा खरीदने के लिए भी पैसे थे, और अंत में उसने लाखों का वह आलीशान फ्लैट भी नकद में खरीद लिया। तो ये सब मुझे बेचने से मिले पैसे थे। वह कितनी मूर्ख थी जो सोचती थी कि वह बदल गया है, लेकिन असलियत तो ये थी कि उसका पूरा सौदा हो चुका था और वह खुद अपनी ही कीमत गिन रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिया कपूर सिया की सोच पर पूरी तरह से हक्की बक्की थी। वह सिया की हाँ में हाँ मिलाकर गुरु देवांश को भला बुरा तो नहीं कह सकती थी, है ना? इसलिए काफी देर बाद उसने आखिरकार मुंह खोला, तो तुम मेरे पास सिर्फ यह जताने आई हो कि कपूर परिवार तुम्हें अब और कोई विशेष सुविधा न दे? पहले ऐसा ही था, लेकिन अब एक और मामला है जिसमें मैं सीईओ कपूर की मदद चाहती हूँ। सिया ने बिना बात को घुमाए सीधे कहा। क्या बात है? यहाँ आने से पहले मैंने किरू ग्रैंड होटल द्वारा दृष्टि मीडिया के कर्मचारियों पर किए गए अत्याचारों का पर्दाफाश करने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल से निकली, मुझे किरू ग्रैंड द्वारा भाड़े पर लिए गए गुंडों ने अगवा कर लिया, जिनमें मेरा पूर्व पति भी शामिल था। सिया यहाँ रुकी, फिर आंखों में विनती भरकर बोली, अब वह शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान गोदाम में बंधा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि उस्ताद कुरैशी उसे बचा लें। वह पुलिस को नहीं बुला सकती थी, अगर पुलिस आई तो सामने वाले उसे जान से मार देंगे। लेकिन उस्ताद कुरैशी अलग थे, वह परछाई की तरह थे। शायद सामने वाले को खबर लगने से पहले ही वह सबको बचा लें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन जब रिया कपूर ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीदी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इस दुनिया में भला उसे कौन बांध सकता है जब तक कि वह खुद न चाहे? उस्ताद कुरैशी से मदद मांग रही हो? तुम गुरु देवांश का अपमान कर रही हो या उस्ताद कुरैशी का? तुम्हारे मुताबिक क्या तुम्हारे पूर्व पति ने तुम्हें पहले ही बेच नहीं दिया था? अगर ऐसा है तो तुम ऐसे घटिया आदमी को क्यों बचाना चाहती हो? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वे लोग उसे मार डालें? रिया कपूर ने ये कहते हुए अपने दिल में एक सिहरन महसूस की। गुरु देवांश को घटिया कहना एक ऐसा पाप था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अभी भी सिया की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत करके ये शब्द पूछे। सिया ने यह सुनकर सिर हिलाया। आखिरकार वह मेरे मामले की वजह से ही इसमें फंसा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी बच्ची का पिता है।
रिया कपूर ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैंने बहुत पहले किसी और के हाथों उसे मरवा दिया होता। मैं उसे बचाने के बारे में सोचती भी क्यों? आखिरकार मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी वह है। सिया का जवाब जानने के बाद रिया ने उसे और नहीं कुरेदा और सीधे कहा, चिंता मत करो, वे बस कुछ छोटे मोटे गुंडे हैं, वे मिस्टर ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भले ही उस्ताद कुरैशी कुछ न करें, वह ठीक रहेंगे। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार उलझन में पड़ने की बारी सिया की थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर रिया कपूर मुस्कुराए और बोली, मैंने अभी कहा था कि कपूर परिवार से तुम्हें जो विशेष सम्मान मिलता है वह मिस्टर ठाकुर की वजह से है। क्या तुम जानती हो कि यह उनकी वजह से क्यों है? सिया ने नमे सिर हिलाया। क्योंकि वह लड़ाई में बहुत माहिर हैं। आम गुंडे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे कपूर परिवार के कई उलझे हुए मामले वही सुलझाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उनके परिवार का विशेष ख्याल रखेंगे। ये वह स्पष्टीकरण था जो रिया ने पहले से तैयार कर रखा था, जिससे न तो देवांश की असली पहचान गुरु देवांश के रूप में उजागर होती और न ही सिया असंतुष्ट होती, ताकि वह भविष्य में भी कपूर परिवार से विशेष देखभाल प्राप्त करती रहे। वरना अगर सिया ने कपूर परिवार से नाता तोड़ने की ठान ली तो कपूर परिवार गुरु देवांश को खुश करने के लिए क्या करेगा? इसलिए सिया के साथ यह रिश्ता किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए था। वह लड़ाई में माहिर है। सिया के माथे पर शिकन आ गई। उसकी उलझन पहले से भी गहरी हो गई। वह देवांश को इतने सालों से जानती थी और कभी नहीं जानती थी कि वह लड़ाई में अच्छा है। कॉलेज के दिनों में वह हमेशा पिटने वालों में से होता था और वह हमेशा उसके हॉस्टल का रोहन देशमुख होता था जो उसे न्याय दिलाने के लिए आगे आता था। ऐसा नहीं है कि वह लड़ाई में बहुत माहिर हैं, बात यह है कि आम लोग उनके जितने बेखौफ नहीं होते। संक्षेप में, कपूर परिवार के कुछ उद्योगों का विकास उनके बिना नहीं हो सकता। रिया कपूर ने अपनी पहले से तैयार सफाई जारी रखी। आखिरकार ताकतवर बेरहम से डरता है और बेरहम बेखौफ से। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो तुमसे लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? इस बिंदु पर सिया पूरी तरह से देवांश को कपूर परिवार के रक्षक गुरु देवांश के साथ जोड़ने में नाकाम रही। आखिरकार रिया कपूर ने पहले देवांश को घटिया कहा था, जिससे ये संकेत मिलता था कि देवांश गुरु देवांश तो कतई नहीं हो सकता। उसने उस संभावना पर विचार भी नहीं किया। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक दर्द भरे भाव के साथ रिया कपूर की ओर देखा और पूछा, तो वह अब अंडरवर्ल्ड के साथ मिला हुआ है ना? हर नामी परिवार जो सतह पर चमक दमक वाला दिखता है, पर्दे के पीछे अनगिनत गंदे और काले कारनामे छिपाए होता है। ये मामले जाहिर है परिवार के सदस्य खुद नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उन्हें तोड़फोड़, लूटपाट और डकैती जैसे कामों में मदद करने के लिए अंडरवर्ल्ड के गुंडों के एक समूह को पालना पड़ता था, बिल्कुल उस समूह की तरह जिसने अभी उन्हें अपहरण किया था। इसके साथ ही सिया को वह रात याद आई जब उसका और पीहू का लगभग अपहरण हो गया था। तब बब्बन भाई ने वास्तव में देवांश को देवांश भाई कहा था। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि देवांश उस समय पहले से ही अंडरवर्ल्ड में शामिल था और उसका पद छोटा नहीं था, कम से कम बब्बन भाई से तो बहुत ऊपर। सिर्फ इसी तरह से देवांश इतने कम समय में सूदखोरों का कर्ज चुका सकता था, दवा खरीद सकता था और घर खरीद सकता था। सिर्फ इसी तरह से उसे कपूर परिवार से विशेष सुविधाएं मिल रही थीं, यहाँ तक कि बिना काम किए महीने के 30,000 रुपये की मोटी तनख्वाह और 90,000 रुपये तक का सालाना बोनस भी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर दूसरे दिन बाहर भाग जाता था। वह लेनदारों से छिपने के लिए नहीं, बल्कि कपूर परिवार के लिए गंदे काम करने जाता था। सब कुछ समझ में आ गया, हर बात का जवाब मिल गया। लेकिन सिया पूरी तरह से निराश थी। पिछले 2 सालों से उसे गुंडों द्वारा सताया गया था। वह लगातार छिपती रही थी। उसे अंडरवर्ल्ड से सबसे ज्यादा नफरत थी। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बच्चे का पिता वास्तव में अंडरवर्ल्ड में शामिल होगा और शायद एक डॉन भी हो। वह चाहती थी कि देवांश एक शराबी और जुआरी ही रहे, क्योंकि इससे केवल उनके परिवार को नुकसान होता। लेकिन अब जब वह अंडरवर्ल्ड में शामिल था तो इसका मतलब था कि वह उसके जैसे कई लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। सिया निराश कैसे न होती, वह दुखी कैसे न होती, ये सोचकर कि देवांश उसके सामने शरीफ बनता है लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके हाथ शायद खून से रंगे हैं। सिया को घबराहट और चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसे तो ये भी लगा कि देवांश का उसे बेचना उसके खुद अंडरवर्ल्ड में शामिल होने से कहीं बेहतर था। कम से कम अगर वह उसे बेचता तो वह मानने के बजाय मरना पसंद करती और अभी भी कुछ गुंजाइश होती। लेकिन अगर वह खुद अंडरवर्ल्ड में शामिल था तो वह इस जीवन में कभी वापस नहीं लौट पाएगा। रिया कपूर, अभी क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? कैसा अंडरवर्ल्ड? मेरा मतलब है वह हमारे कपूर परिवार द्वारा रखा गया एक अंगरक्षक है। रिया ने जल्दी से सफाई दी, इस डर से कि कहीं सिया गलत न समझ ले। अगर गुरु देवांश ने बाद में उन्हें दोषी ठहराया तो कपूर परिवार उनका क्रोध सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन सिया ने एक वीरान मुस्कान दी और सिर हिलाया। सीईओ कपूर को सफाई देने की जरूरत नहीं है।
शक से बचने के लिए बाहरी दुनिया को हमेशा अंगरक्षक ही बताया जाता है। मैं ये सब बातें समझती हूँ। रिया कपूर, तुम कुछ नहीं समझती। क्या तुम कृपया अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाना बंद करोगी? तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो। चाहे तुम मानो या ना मानो, वह सच में हमारे कपूर परिवार का एक अंगरक्षक है, इसलिए निश्चिंत रहो, कपूर परिवार कभी भी तुम्हारे खिलाफ बदला नहीं लेगा। अब तुम जा सकती हो। रिया कपूर सच में उसे और अधिक रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर वह रुकी तो कौन जाने वह अगली बार कौन सा भयानक मंजर सोच लेगी। कपूर परिवार की स्थिति अभी सुधरनी शुरू हुई थी। वह सिंघानिया परिवार की तरह हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होना चाहती थी। सिया को जाते हुए देख रिया कपूर पसीने से तरबतर हो गई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। मैं उनके रिश्ते को सुधारना चाहती थी, लेकिन मैंने हालात और बिगाड़ दिए। थोड़ी देर बाद रिया कपूर फिर से अपने आप से बड़बड़ाई, नहीं, मुझे कुछ समय के लिए भूमिगत हो जाना चाहिए, कहीं गुरु देवांश मुझसे नाराज न हो जाएं। इसी के साथ रिया कपूर ने सबसे नज़दीकी फ्लाइट का टिकट खरीदा और रातों रात मुंबई छोड़ दी। अध्याय 232। क्या उसे लगा कि चंद गुंडों से उसे बचाकर वह मौत से बच जाएगा? मुंबई का बाहरी इलाका, वीरान गोदाम। देवांश के निर्देश मिलने के बाद वरुण चौधरी ने तुरंत उस नंबर को डायल किया। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत साफ देखा कि यह वही नंबर था जो टोनी भाई ने पहले डायल किया था। कॉल कनेक्ट होने के बाद वरुण ने सामने वाले से फिरौती मांगने की हिम्मत नहीं की, वरना सामने वाला निश्चित रूप से नहीं आता और फिर उसे मौत का सामना करना पड़ता। इसलिए उसने बिना झिझक कहा, दुश्मन बहुत मुसीबत खड़ी कर रहा है, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे केवल थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप खुद कुछ लोगों को लेकर आ जाएं। देवांश ने पहले सोचा था कि सामने वाला सतर्क रहेगा, लेकिन सामने वाले ने जवाब देने से पहले लगभग सोचा भी नहीं, मैं अभी आता हूँ, और फिर फोन काट दिया। लगभग 20 मिनट बाद गोदाम के प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन से अधिक वैन रुकी। दरवाजे खुले और लगभग 100 लोग कारों से बाहर निकले, जिनमें से हर एक के हाथ में लाठियां या हथियार थे, और वे गोदाम में घुस गए। अंत में गले में एक मोटी सोने की चेन और नाक पर चौड़ा धूप का चश्मा पहने एक मोटा, अधेड़ उम्र का चिकना आदमी धीरे धीरे गोदाम में दाखिल हुआ। उसने पहले अपना चश्मा नीचे किया, जमीन पर दर्द से कराहते हुए गुंडों को देखा और फिर दूर कुर्सी पर बैठे देवांश को देखा, थोड़ा हैरान होते हुए। दुश्मन सिर्फ एक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वरुण चौधरी इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। यह एक व्यक्ति उन 100 से अधिक लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक है जिन्हें तुम साथ लाए हो। हालांकि वरुण चौधरी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस वह वहीं खड़ा रहा, अनियंत्रित रूप से कांपता हुआ। वरुण, तेरा क्या मतलब है? क्या तू आमतौर पर डींगे नहीं हाँकता था कि तू एक माहिर अंतरशक्ति योद्धा है? अब ऐसा क्या हो गया कि तू एक ऐसे लड़के को भी नहीं संभाल सकता जिसके अभी मूंछ के बाल भी नहीं आए हैं? क्या तू मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ एक आदमी, और तू मुझसे कह रहा है कि वह मुसीबत है। क्या तुझे लगता है कि मैं, मदन सेठ, बेवकूफ़ हूँ? मदन सेठ ने गाली दी। आगे बढ़ते हुए वरुण चौधरी के उसे बुलाने के मकसद पर विचार किया। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपने साथ लाए 100 से अधिक लोगों के बारे में सोचकर वह पूरी तरह से आश्वस्त महसूस कर रहा था। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या तुम सच में अकेले 100 से अधिक लोगों को हरा सकते हो? मैं 1 या 200 गलतियां कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक गलती करनी है और मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। बकवास बंद कर। देवांश भाई कोई ऐसे वैसे नहीं है जिनसे तू उलझ सके। वरुण ने तीखी फटकार लगाई। उसे परवाह नहीं थी कि मदन सेठ उसे गाली दे, लेकिन उसने गुरु देवांश को गाली देने की जुर्रत की और यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी तीखी फटकार ने मदन सेठ और टोनी भाई दोनों को ही सन्न कर दिया। टोनी भाई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉस के खुद लोगों को लाने के बावजूद वरुण चौधरी अभी भी इतना डरपोक होगा। दूसरी ओर मदन सेठ को उम्मीद नहीं थी कि वरुण चौधरी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। वरुण, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ध्यान से देख, मैं मदन सेठ हूँ। वरुण ने मदन सेठ के गुस्से को नजरअंदाज किया, इसके बजाय मुड़कर देवांश के सामने सिर झुकाया और कहा, देवांश भाई, ये हमारा मालिक है और किरू ग्रैंड होटल का मालिक मदन सेठ भी। इसके अलावा यह मेरा दूर का चचेरा भाई भी है, वरना मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। कृपया देवांश भाई दया करें और मेरी जान बख्श दें। वरुण चौधरी की जान बख्श दें। जैसे ही ये शब्द निकले, टोनी भाई और मदन सेठ दोनों चौंक गए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने 100 से अधिक गुर्गों पर भरोसा हो गया। देवांश ने वरुण को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मदन सेठ को गौर से देखता रहा। जैसे ही वह गोदाम में दाखिल हुआ, देवांश की भौहें तन गईं। उसकी आंखें, जो नीलकमल अग्नि से तपी हुई थीं, उन्होंने तुरंत मदन सेठ के शरीर के अंदर घूमती हुई काली शापित ऊर्जा को देख लिया। उसी समय उसके अंदर की नीलकमल अग्नि भी बेकाबू होकर हलचल करने लगी, लेकिन उसने इसे दबा दिया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नीलकमल अग्नि सक्रिय रूप से शाप की पहचान कर सकेगी, इससे काफी परेशानी बच गई। देवांश ने मन ही मन सोचा। पहले उसे शाप की शक्ति को देखने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब केवल अपनी आंखों से वह दूसरों के भीतर छिपी शाप की शक्ति को आसानी से पहचान सकता था। कुछ ही पलों में देवांश ने पहचान लिया कि मदन सेठ एक ऐसे शाप से ग्रस्त है जो दिमाग को अशांत करता है और महत्वाकांक्षा को भड़काता है। कोई आश्चर्य नहीं कि दृष्टि मीडिया के कपूर ग्रुप में शामिल होने के बाद भी इन्होंने उन पर हमला करने की हिम्मत की, तो ये बात है। हालांकि वह एक शाप के प्रभाव में था और बहुत संभव है कि उसे मजबूर किया गया हो, लेकिन देवांश का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। जब तक कोई सिया पर हाथ डालेगा, चाहे कारण कुछ भी हो, उसका पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। लेकिन देवांश को कार्रवाई करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और वह नंबर डायल किया जिसे उसने पहले अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। हालांकि उसकी दिव्य दृष्टि से स्कैन करने पर मदन सेठ के शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब था कि टोनी भाई और वरुण चौधरी ने जिस व्यक्ति से पहले संपर्क किया था वह ये चिकना आदमी नहीं था। ऐसा लगता था कि अभी भी कोई पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है। और ठीक तभी, तू कौन है बे, जिसका मुकाबला वरुण भी नहीं कर सकता। मदन सेठ ने अपनी बात पूरी की, फिर तुरंत अपना हाथ लहराया। खैर, बताने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मरे हुए आदमी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद मदन सेठ ने अपने हाथ से आगे की ओर इशारा किया और जो गुर्गे वहलाया था उन्होंने तुरंत अपनी लाठियां उठाईं और देवांश की ओर दौड़ पड़े। ये देख, वरुण चौधरी तुरंत चिल्लाया, रुक जाओ सब के सब। बोलने के बाद उसने देवांश के चेहरे को देखा और उसे बेपरवाह देखकर उसने सलाह दी, भाई साहब, अपने भतीजे की सलाह मानिए, जल्दी से रुक जाए, मिस्टर ठाकुर से माफी मांगिए और शायद आप अभी भी बच सकते हैं। सागर दर्शन टावर पर देवांश के उन खौफनाक तरीकों ने उसे आज भी बुरे सपने दिए थे। क्या तेरा दिमाग खराब है? मेरी तरफ इतने सारे लोग हैं, तू चाहता है कि मैं उससे माफी मांगूं? मदन सेठ दहाड़ा, फिर चिल्लाया, साले को बुरी तरह मारो। एक पैर के लिए 10,000, एक हाथ के लिए 20,000। ये सुनकर गुंडे तुरंत जोश में आ गए और पागलों की तरह देवांश की ओर दौड़े। ये देख, वरुण चौधरी, ये जानते हुए भी कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता, दांत पीसते हुए उन गुर्गों की ओर दौड़ पड़ा। जल्द ही वरुण चौधरी गुर्गों के समूह के साथ लड़ रहा था। हालांकि वरुण एक आंतरिक शक्ति योद्धा था और उसने जल्दी ही कई लोगों को मार गिराया, लेकिन विरोधी के पास बहुत सारे लोग थे और उन्होंने पीछे से गंदे तरीके अपनाए। जल्द ही उसकी पीठ पर कई बार वार किए गए। फिर भी वरुण जिद पर अड़ा रहा, देवांश के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा, गुंडों को पास आने से रोकता रहा। वरुण, तू गद्दार कुत्ते, क्या मैंने तुझे इतने सालों तक मुफ्त में खिलाया है? ये दृश्य देखकर मदन सेठ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। न केवल उसने मदद नहीं की, बल्कि उसने एक बाहरी व्यक्ति को उस पर हमला करने में मदद की। कैसा नमकहराम है। देवांश को उनका नाटक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक विचार के साथ 100 से अधिक अदृश्य ऊर्जा के झोंके बिजली की तरह कौंधे सभी गुंडों के सिर में घुस गए, उनके माथे को चीरते हुए, और उन्हें तुरंत मौत की नींद सुला दिया। इसमें वरुण चौधरी भी शामिल था। क्या उसे लगा कि मेरे लिए कुछ गुंडों को रोककर वह मौत से बच जाएगा? नादान। और मदन सेठ जमीन पर बिछी लाशों को देखकर इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। देवांश ने समय बर्बाद नहीं किया। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उसने सीधे पूछा, तुम्हें दृष्टि मीडिया को निशाना बनाने का निर्देश किसने दिया? अध्याय 233। कृपया मेरी तरफ से उसे कह दो कि वह अपने बचे हुए दिन गिन ले। किसी ने मुझे निर्देश नहीं दिया, ये सब मेरा अपना विचार था। मदन सेठ के पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके आंसू और नाक बहने लगे। तेरा अपना विचार? देवांश ने उपहास किया, सिर्फ तेरे दम पर तू कपूर ग्रुप की सहायक कंपनी दृष्टि मीडिया पर हाथ डालने की हिम्मत करता है? मदन सेठ ने रोते कलपते कहा, मैंने वास्तव में कपूर ग्रुप पर हाथ नहीं डाला। मैंने केवल दृष्टि मीडिया के कर्मचारियों के परिवार वालों को निशाना बनाया ताकि कर्मचारी कपूर ग्रुप में काम करने की हिम्मत न करें। जैसे ही वह बोला, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं दिख रहा था, बल्कि उसकी आंखें चमकने लगी और वह लगभग पागल लग रहा था। मदन सेठ पागलों की तरह हंसा, इस तरह कपूर ग्रुप एक खाली खोल बन जाएगा, बिना दांत वाला शेर। मदन सेठ को किस बात का डर है? समय आने पर मैं, मदन सेठ, निश्चित रूप से कपूर परिवार की जगह ले लूंगा। टोनी भाई, पहले से मर चुका वरुण चौधरी लगभग मदन सेठ के शब्दों से फिर से जिंदा हो गया होगा। अरे ओ सेठ, क्या तू सुन भी रहा है कि तू क्या बक रहा है? क्या ये इंसानी शब्द हैं? कपूर परिवार की जगह लेगा? तेरे पूर्वजों की कब्रें फट जाएंगी, तब भी तू ऐसा नहीं कर पाएगा। टोनी भाई का चेहरा और भी उतर गया। क्या हम सिर्फ कपूर ग्रुप के कर्मचारियों के कुछ परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए सहमत नहीं हुए थे?
तू कपूर परिवार की जगह लेने के सपने क्यों देख रहा है, जिससे मैं कपूर परिवार का जानी दुश्मन बन जाऊं? तू मुझे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश कर रहा है। जब देवांश ने यह सुना तो वह जान गया कि यह शाप का काम है। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया और लौ की एक चिंगारी मदन सेठ के शरीर में घुस गई। फिर एक ही पल में उसने उसके भीतर की शाप की शक्ति को पूरी तरह से भस्म कर दिया। बस कुछ ही पलों में मदन सेठ की लगभग पागल आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। जाग गए? देवांश ने धीमे स्वर में पूछा। मदन सेठ ने उसे सुना, खाली नजरों से चारों ओर देखा, फिर उसका चेहरा दहशत से भर गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर ठाकुर के सामने बार बार माथा टेकने लगा। हर बार माथा टेकने की आवाज पिछली बार से तेज थी, जैसे वह अपना सिर फोड़ लेना चाहता हो। मिस्टर ठाकुर, मेरी जान बख्श दो। मिस्टर ठाकुर, मेरी जान बख्श दो। मिस्टर ठाकुर, बार बार बस यही एक वाक्य था। मदन सेठ को देखकर, जो पहले और बाद में दो अलग अलग लोगों जैसा लग रहा था, टोनी भाई पूरी तरह से सन्न रह गया। क्या उसका बॉस इस बार मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति था? वरना उसके जज्बात इतनी आसानी से कैसे बदल सकते थे? खराब एक्टिंग का तो नामो निशान नहीं था। हालांकि देवांश पर कोई असर नहीं हुआ। अब क्या तुम्हें याद आ सकता है कि तुम्हें निर्देश किसने दिया था? मदन सेठ जम गया, फिर निराशा में सिर हिलाया। मैंने नहीं देखा। नहीं, शायद मैंने देखा है, लेकिन मैं भूल गया कि वह व्यक्ति कौन है। टोनी भाई, क्या तू मछली है जिसकी याददाश्त सिर्फ 7 सेकंड की होती है? मदन सेठ, जिसका माथा पहले से ही चोटिल था, ने जारी रखा। मुझे केवल इतना पता है कि जब उस व्यक्ति ने मुझे ढूंढा तो उसने मुझे सुनहरे सपने दिखाना शुरू कर दिया। कहा कि मैं कपूर परिवार की जगह ले सकता हूं, और फिर मुझे दृष्टि मीडिया को निशाना बनाने के लिए कहा। पहले तो जाहिर है मुझे विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में जब मुझे पता चला कि दृष्टि मीडिया को कपूर ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया है, तो मैं पिछले सभी कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उस व्यक्ति के बोलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं वास्तव में कपूर परिवार की जगह ले सकता हूं। हालांकि बाद में मुझे संदेह हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ फोन कॉल करने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं उस व्यक्ति को पूरी तरह से भूल गया हूं। अगर मिस्टर ठाकुर ने मुझे इस बार नहीं जगाया होता तो मुझे ये भी याद नहीं रहता कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद था। मिस्टर ठाकुर, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। नहीं, मुझ पर जरूर किसी भूत का साया था, इसीलिए मैं इतना अहंकारी हो गया था कि कपूर परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत की। कृपया मेरी जान बख्श दें मिस्टर ठाकुर, यह मानकर कि मुझ पर भूत सवार था। सुनने के बाद टोनी भाई की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने सोचा, क्या यह मदन सेठ सच में किसी भूत से मिला था? अगर मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ तो यह सचमुच मौत से भी बदतर होगा। मदन सेठ ने जो कहा वह काफी हद तक देवांश के अनुमान के अनुरूप था। एकमात्र अंतर यह था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि मदन सेठ को याद नहीं रहेगा कि सामने वाला कौन था। देवांश का मूल इरादा मदन सेठ के माध्यम से शाप के पीछे के व्यक्ति का पता लगाना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता संभव नहीं था। सामने वाला बहुत सावधान और सतर्क था, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। लेकिन सोचने पर यह समझ में आता था, आखिरकार वे कपूर परिवार को निशाना बना रहे थे, इसलिए सावधान रहना हमेशा अच्छी बात थी। ऐसा लगता है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड और चैरिटी प्रदर्शनी वाला तांत्रिक एक ही व्यक्ति होना चाहिए। देवांश ने मन ही मन विचार किया, फिर उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। उदय ग्रुप, तुमने बार बार सिया को निशाना बनाया है, क्या तुम मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हो? तांत्रिक इस मामले में बहुत परेशान करने वाले होते हैं। वे हमेशा अंधेरे में छिपे रहते हैं, छिपकर वार करते हैं, जिससे उनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। अफसोस की बात है कि उसका स्तर अभी भी बहुत कम है, वरना वह आत्महरण दिव्य शक्ति का उपयोग करके सीधे सामने वाले की यादों में उस व्यक्ति का चेहरा खोज सकता था। भले ही मदन सेठ की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई हो या मिटा दी गई हो, उसके पास इसे बहाल करने का तरीका होता। वास्तव में मेरी साधना अभी भी बहुत कम है, जिससे मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ। देवांश ने मन ही मन आह भरी, फिर मदन सेठ से उस व्यक्ति को कॉल करवाया। बस इतना कहो कि दृष्टि मीडिया की डायरेक्टर सिया के परिवार वाले तुम्हारे कब्जे में हैं, और पूछो कि वह व्यक्ति उनके साथ क्या करना चाहता है। हालांकि वह जानता था कि इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। क्या पता ये सुनकर वह तांत्रिक सामने आ जाए। मदन सेठ ने जरा भी झिझकने की हिम्मत नहीं की। कांपते हाथों और खून से सने चेहरे के साथ उसने सामने वाले का नंबर डायल किया और उसे स्पीकरफोन पर डाल दिया। देवांश ने साफ देखा कि यह वही फोन नंबर था जिसे टोनी भाई और वरुण चौधरी ने पहले डायल किया था। आज तुम मुझे अपनी मर्जी से क्यों फोन कर रहे हो? क्या बात है? दूसरी तरफ से बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। ये सुनकर मदन सेठ बुरी तरह कांप गया। फिर उसने देवांश के शब्द दोहरा दिए। ... सामने वाला एक पल के लिए चुप रहा, फिर हंसा। मैंने कपूर परिवार को कम करके आंका।
किसी ने वास्तव में मेरे नील गगन शाप को पहचान लिया। क्या ये कपूर परिवार का रक्षक गुरु देवांश है? मदन सेठ को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने एक खौफजदा और हैरान अभिव्यक्ति के साथ देवांश की ओर देखा। इस पल वह बेहद आभारी था कि उसने इसे स्पीकर फोन पर रखा था, वरना वह कुछ भी समझा नहीं पाता। जैसे ही मदन सेठ बात संभालने की कोशिश करने वाला था, दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, मदन, वो गुरु देवांश तुम्हारे ठीक सामने होना चाहिए, है न? मेरी तरफ से उससे कह दो कि जलभेदी कुछ ही दिनों में उसकी जान लेने आएगा। उससे कह दो कि अपने बचे हुए दिन गिन ले। इतना कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। जब मदन सेठ ने दोबारा डायल करने की कोशिश की तो वह पहले से ही अमान्य नंबर दिखा रहा था। आश्चर्यजनक गति से निष्क्रिय कर दिया गया। हो सकता है कि यह शुरू से ही एक वर्चुअल नंबर हो। मदन सेठ, हरामजादे, अगर तुझ में हिम्मत है तो ये बात उसके मुंह पर खुद कह। तू कैसा शूरवीर है जो मुझे संदेश देने के लिए कह रहा है? क्या मुझे मौत से डर नहीं लगता? मिस्टर ठाकुर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मदन सेठ ने विनती भरी नजरों से देवांश की ओर देखा। देवांश, 10 मिनट। क्या तुम दृष्टि मीडिया के बकाया कर्ज चुका सकते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मदन सेठ ने कहा और फिर अपनी कंपनी के फाइनेंस विभाग को फोन करने लगा। हालांकि 10 मिनट पूरे होने से पहले ही मदन सेठ ने चापलूसी भरे भाव के साथ देवांश से कहा, मिस्टर ठाकुर, सभी बकाया कर्ज, मूल और ब्याज दृष्टि मीडिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आपका क्या विचार है? देवांश ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, चूंकि तुम इतने समझदार हो, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा नहीं। तर्कसंगत रूप से जो कोई भी सिया पर हाथ डालने की हिम्मत करता, उसे आमतौर पर मौत से भी बदतर अनुभव होता। उदाहरण के लिए, टोनी भाई के गुर्गे अभी भी जीवित हैं, कटे हुए हाथों और पैरों का दर्द सह रहे हैं। देवांश के बोलने के बाद एक विचार के साथ ऊर्जा की एक अदृश्य लहर मदन सेठ के माथे में घुस गई। वह मौके पर ही मर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मौत में भी बंद होने को तैयार नहीं थीं। टोनी भाई ने यह नज़ारा देखा और जमीन पर गिर पड़ा। दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उठो, मेरे साथ किसी से मिलने चलो। देवांश ने अपनी बात खत्म की और पहले गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ा। जहां जहां से वह गुजरा, उन गुंडों के जिनके हाथ पैर कटे हुए थे, एक के बाद एक उनके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो गईं। उनकी एकमात्र नियति निराशा और चीख पुकार के बीच मौत के आने का इंतजार करना थी। अध्याय 234। मैं जीऊं या मरूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य बात यह है कि तुम तकलीफ में हो। मुंबई का सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, स्पाइनल सर्जरी वीआईपी वार्ड। अलग चिकित्सा उपकरणों और कर्मचारियों के अलावा यहाँ एक बेडरूम और एक स्टडी रूम भी था, जिसमें दोनों तरफ एक बिस्तर था, जिससे अधिकारी अपने परिवार के साथ रह सकें और कभी भी काम कर सकें। रोहन पाटिल की सर्जरी बहुत सफल रही थी। वह वर्तमान में एक बड़े आरामदायक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सभी वाइटल साइंस स्थिर थे और धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इसके अलावा डॉक्टर दुबे ने अभी कहा था कि मौजूदा आंकड़ों के आधार पर उसे जल्द ही होश आ जाना चाहिए। ये सुनकर अंजलि और अन्य दो ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली और जो नसें तनी हुई थीं, वे आखिरकार ढीली पड़ गईं। ये जानकर कि उनका बेटा ठीक है, पाटिल परिवार के बुजुर्गों को आखिरकार आलीशान वार्ड को देखने की फुर्सत मिली। एक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने अंजलि की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और एक कोने में उकड़ू बैठ गए, ये कहते हुए कि इस तरह वे महल जैसे वार्ड को गंदा नहीं करेंगे। अंजलि बेटा, क्या ये सच में एक वार्ड है? रामदास पाटिल, सांवले और दुबले पतले, जमीन पर बैठे बिस्तर के पास बैठी अंजलि की ओर देखते हुए बोले। अंजलि ने सिर हिलाया। प्राइवेट अस्पतालों में वीआईपी वार्ड ऐसे ही होते हैं। वे मरीज को बेहतर आराम देते हैं और परिवार के सदस्यों के लिए मरीज की देखभाल करना आसान बनाते हैं। ये वार्ड तो हमारे गांव वाले घर से भी बेहतर है, सावित्री पाटिल बीच में बोले बिना न रह सकी। रामदास ने सिर हिलाया और आह भरी, ये वाकई बहुत अच्छा है। बस अंजलि पर बहुत बोझ है। पता नहीं एक दिन रहने का कितना खर्चा आता है। हम दो बूढ़े ज्यादा मदद नहीं कर सकते, अफसोस। जब तक रोहन ठीक हो जाता है पैसे मायने नहीं रखते, अंजलि ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। रामदास ने ये सुनकर फिर आह भरी। मैंने सुना है कि बड़े शहर के अस्पतालों में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर तुम, अंजलि ससुर का मतलब समझ गई और उन्हें फिर तसल्ली दी, हमारी जमापूंजी वाकई पिछले अस्पताल में लगभग खत्म हो गई थी। यहाँ आने के लिए पैसे मुझे सिया ने उधार दिए थे, वही जिसने रोहन को अस्पताल से संपर्क करने में मदद की। मिस सिया बहुत अच्छी इंसान हैं। जब रोहन ठीक हो जाए तो तुम्हें उनका धन्यवाद करने जरूर जाना चाहिए, रामदास ने हिदायत दी। भले ही वह एक किसान थे, लेकिन वह एहसान चुकाने का महत्व समझते थे। जी, हम जरूर जाएंगे, अंजलि ने जोर देकर सिर हिलाया। भले ही रामदास न कहते, वह ऐसा करती। 1 लाख रुपये, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। मुंबई में एक साधारण नौकरी करने वाले के लिए, जिसकी मासिक तनख्वाह 5,000 से कम हो, भले ही वे खाएं पिए नहीं, इतना पैसा बचाने में 1.5 साल लग जाएगा।
किराया, खाना, सामाजिक मेल जोल और एहसान जैसे खर्चों को छोड़कर ये समय अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन सिया ने बिना एक शब्द कहे पैसे ट्रांसफर कर दिए और कभी यह नहीं बताया कि इसे कब चुकाना है। अंजलि कैसे भावुक न होती। इसके अलावा सिया खुद संघर्ष कर रही थी और छोटे मोटे चिकित्सा खर्च बाद में आसमान छूने वाले थे। फिर भी इसके बावजूद वह उसकी मदद करने को तैयार थी और अंजलि स्वाभाविक रूप से इसे याद रखती थी। मिस सिया जैसी इतनी अच्छी औरत को जरूर कोई बहुत अच्छा पति मिला होगा, है न? सावित्री ने पूछा, ये जानने के बाद कि उनके बेटे की बीमारी गंभीर नहीं है। उनके अंदर की औरतों वाली गपशप की आदत भी जाग उठी। अंजलि, हे भगवान, सासू माँ आपने भी क्या बात छेड़ दी। मैं इसका क्या जवाब दूं? कहूं कि सिया का पति एक नंबर का कमीना है। किसी की पीठ पीछे बुराई करना अच्छा नहीं है न? खासकर जब वह सिया का पति हो। अंजलि ने एक पल के लिए सोचा, फिर आखिरकार चतुराई से कहा, सिया हर तरह से अच्छी है सिवाय उसकी पसंद के। अगर उसने अपने मौजूदा पति से शादी नहीं की होती तो उसकी जिंदगी अभी बहुत आरामदायक होती। क्या उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता? सावित्री ने जोर देकर पूछा। ये सुनकर अंजलि के अंदर की गपशप की आग तुरंत भड़क उठी। वह बहुत पहले से किसी से देवांश की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने नहीं सुनी थी। अब जब उसकी सासू माँ ने पूछा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। वैसे भी देवांश एकदम जानवर जैसा इंसान था। उसने जो कहा वह सब सच था, तो इसे पीठ पीछे बुराई करना नहीं माना जाएगा, है न? इसलिए अंजलि ने देवांश के कुछ चुनिंदा जानवर वाले कारनामे चुने और संक्षेप में बुजुर्गों को बता दिए। अंजलि की बातें सुनने के बाद रामदास ने तुरंत अपनी जांघ पर हाथ मारा, फुट से जमीन से खड़े हो गए और गालियां दी। वह जानवर, क्या वह इंसान भी है? उसे मुझे दोबारा मत दिखने देना, वरना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मारो मारो मारो, तुम जाकर उसे मारो। सावित्री भी खड़ी हो गई, मुट्ठी उठाए और रामदास को मारा। अगर तुमने उस जानवर को घायल कर दिया तो क्या तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि अंजलि काफी मेहनत नहीं कर रही है? हाँ ही, मैं तो बस गुस्से में था, बस कह रहा था। रामदास एक बच्चे की तरह मुस्कुराए जिसने कोई गलती की हो। ये देखकर अंजलि अपना सिर हिलाने और फीकी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर ससुर जी ने कुछ किया होता तो देवांश के पिछले स्वभाव को देखते हुए वह सच में उससे पैसे ऐंठ लेता। रामदास ने अंजलि के चेहरे के भाव देखे और सोचा कि वह चिंतित है, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे भरोसा दिलाया, मैं उस पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे बस कुछ गालियां दूंगा। वो किसी को गाली देने पर मुआवजा तो नहीं देना पड़ता ना? अंजलि ने सिर हिलाया। उसका मन काफी हल्का हो गया। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ससुर जी कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए कि जो बातें उसने अपने दिल में दबा रखी थीं, वे आखिरकार बाहर निकल गई थीं। तभी अंजलि को अचानक लगा कि कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। चौंक कर उसने जल्दी से मुड़कर देखा और देखा कि रोहन अपनी आंखें खोले उसे देख रहा है। उसकी आंखों के कोनों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली अंजलि। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं और मेरी तरफ से अपनी सहेली का शुक्रिया अदा करना, रोहन ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से रुंध गई थी। ... अंजलि खुशी से भर गई और रो पड़ी। उसे नहीं पता था कि क्या कहे, बस बार बार सिर हिलाती रही। ये सुनकर रामदास और उनकी पत्नी दौड़कर आए, अस्पताल के बिस्तर को घेर लिया, उसका हालचाल पूछा। उनके दुख के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। चारों लोगों के परिवार के थोड़ी देर तक एक साथ रोने के बाद रोहन ने अचानक अंजलि से कहा, अंजलि, मैंने सोचा है, हमें अभी भी वैसा ही करना चाहिए जैसा टोनी भाई ने कहा था। इस बार मैं था, अगली बार तुम हो सकती हो। बेटा, जब तुम्हारी सर्जरी हो रही थी तो वे लोग फिर आए थे और कहा कि अगर अंजलि इस्तीफा नहीं देती है तो तुम्हारे ठीक होने पर वे तुम्हें फिर से पीटेंगे। सावित्री ने बिना सोचे समझे बोला, जो कुछ भी वह जानती थी कह दिया। जाहिर है उन्हें भी अपने बेटे पर तरस आ रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़े। सिया पहले ही सीईओ कपूर से मिलने गई है। मुझे उम्मीद है कि कपूर परिवार इसे सुलझाने के लिए कदम उठाएगा। अंजलि को सिया पर आंख बंद करके भरोसा था। रोहन ने हल्का सिर हिलाया। अंजलि, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। केरू ग्रैंड और टोनी भाई ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हम उलझ सकें। ये छोड़ भी दें कि क्या कपूर परिवार मदद करने को तैयार है। अगर वे हैं भी तो कपूर परिवार हमारी हमेशा रक्षा नहीं कर सकता। अगर कुछ फिर से होता है तो मैं जीऊं या मरूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली तकलीफ तो तुम्हें ही होगी। ... ये सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। औरतें सुनने वाली जीव होती हैं। कभी कभी उन्हें किसी आदमी से वास्तव में कुछ करवाने की जरूरत नहीं होती। एक भावुक प्रेम स्वीकारोक्ति ही उन्हें खुद को धोखा देने के लिए काफी होती है। इसके अलावा रोहन के शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले थे, जो उन्हें और भी ज्यादा मार्मिक बना रहे थे। लेकिन अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो तुम्हारे आगे के इलाज का खर्च कैसे निकलेगा? एक वाक्य के साथ वार्ड में मौजूद चारों लोग निराशा में डूब गए।
इस्तीफा मत दो, इलाज के लिए पैसे हैं लेकिन फिर से बीमार होने की संभावना है। इस्तीफा दे दो, फिर से बीमार नहीं होगे लेकिन मौजूदा बीमारी ठीक नहीं होगी। इधर कुआं उधर खाए। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और जो व्यक्ति अंदर आया वह कोई और नहीं बल्कि टोनी भाई था, वही बॉस जिसका रोहन ने जिक्र किया था। उसके ठीक पीछे देवांश था, जिसे अंजलि ने जानवर से भी बदतर बताया था। अध्याय 235। देवांश, तुमने ये कैसे किया? टोनी भाई को देखते ही अंजलि तुरंत खड़ी हो गई, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। डर के मारे उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, लेकिन टोनी भाई पर उसकी नज़र गुस्से से भरी थी। जब उसने टोनी भाई के पीछे देवांश को देखा तो उसके चेहरे के भाव थोड़े जम गए। साफ तौर पर उसे वहां उसके होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने जल्दी ही देवांश जैसे घटिया इंसान को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि देवांश के पीछे कई रंग बिरंगे बालों वाले युवा गुंडे अंदर घुस रहे थे। भले ही ये लोग राख में बदल जाएं, अंजलि उन्हें पहचान लेगी। वे सभी वही गुंडे थे जिन्होंने उस दिन रोहन को पीटने में हिस्सा लिया था। इस लाइनअप को देखकर अंजलि, जो पहले से ही कांप रही थी, पूरी तरह से निराश हो गई। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह एक अस्पताल है, यहाँ तमाशा मत करो। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये स्पष्ट था कि उसे डर था कि टोनी भाई अस्पताल में रोहन पर हाथ डालने से बाज नहीं आएगा। रोहन को बमुश्किल हमेशा के लिए अपाहिज होने से बचाया गया था। उसकी विनती और सिया की मदद के बाद ही उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, और यह उम्मीद किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा डॉक्टर दुबे ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि रोहन को अगले 1 साल तक अच्छी तरह से आराम करने की आवश्यकता है। दोबारा पीटने की तो बात ही छोड़िए, वह भारी चीजें भी नहीं उठा सकता था, सचमुच अपने कंधों पर कुछ भी ले जाने या अपने हाथों से कुछ भी उठाने में असमर्थ। यही कारण था कि अंजलि इस्तीफा नहीं दे सकती थी, अन्यथा उसे इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल पाती और स्वाभाविक रूप से वह अपने बड़े परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाती। ये देखकर टोनी भाई तुरंत रोने जैसा हो गया और जल्दी से सफाई दी, मिस अंजलि, आप गलत। जैसे ही वह बोला, उसका हाथ अनजाने में आगे बढ़ा, नीचे दबाने का इशारा करते हुए। उसने अंजलि की गुस्से वाली भावनाओं को शांत करने के लिए ऐसा किया, लेकिन रामदास की आंखों में उन्हें लगा कि टोनी भाई अंजलि पर हमला करने वाला है। इसलिए इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रामदास, जो उसके बगल में खड़े थे, तुरंत अंजलि के सामने आ गए, उसे अपने शरीर से ढक लिया। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ थी। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझसे निपटो, मेरी बच्ची को जाने दो। ये किसान, जो अभी अभी बड़े शहर में आया था और गंदा होने के डर से कुर्सी पर बैठने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, अपने डर के बावजूद अपनी बहू को खतरे में देखकर दृढ़ता से आगे आया। सावित्री ने भी उनका साथ दिया, अंजलि को अपने पीछे छिपा लिया। हालांकि वह रामदास जितनी दृढ़ नहीं थीं। इसके बजाय उन्होंने रुंधे गले से विनती की, मालिक, कृपया दया करें और मेरे बच्चों को बख्श दें। कृपया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ये कहते हुए सावित्री के घुटने जवाब दे गए और वह सीधे टोनी भाई और अन्य लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गईं। ये गांव के लोगों का आखिरी सहारा था। दंपति ने अंजलि के साथ सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया क्योंकि वह उनकी बहू थी। इसके विपरीत उनकी नज़र में एक बार जब वह परिवार में शादी करके आए तो वह उनकी बच्ची थी। ये दृश्य देखकर अंजलि की आंखों में भावनाओं के आंसू उमड़ आए। एक पल के लिए वह इतनी भावुक हो गई कि वह अपनी जगह पर जम गई, बोल नहीं पाए और अपनी सासू माँ को उठाने के बारे में भी नहीं सोच पाए। और किसान रामदास अपनी पत्नी को घुटने टेकते देख ये भी संकोच करने लगे कि क्या उन्हें भी घुटने टेककर भीख मांगनी चाहिए, इसलिए वह भी सावित्री को उठाना भूल गए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रोहन, हालांकि अभी भी हिलने डुलने में असमर्थ थे, उत्तेजित थे और पूरी ताकत से चिल्लाए, टोनी भाई, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, मेरे परिवार को हाथ मत लगाओ। इस पल वह निराशा में था। न केवल वह अपने परिवार की रक्षा करने में असमर्थ था, बल्कि उसे अपने परिवार को अपनी ओर से दर्द सहते हुए भी देखना पड़ रहा था। हालांकि टोनी भाई और अन्य लोग बूढ़े दंपति को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए, आंखें फाड़कर देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? हम माफी मांगने आए थे, आप हमारे सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? देवांश ये देखकर अपना सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान देने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर वह आगे बढ़ा, सावित्री को ऊपर उठाया और फिर अंजलि की ओर देखकर मुस्कुराया, घबराओ मत, ये माफी मांगने आए हैं। उद्धरण चिन्ह ... माफी। अंजलि के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। साफ तौर पर उसे देवांश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मजाक मत करो, भला वे हमसे माफी कैसे मांग सकते हैं? अंजलि होश में आने के बाद अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे हक्का बक्का कर दिया। देवांश ने टोनी भाई को लात मारी और धीरे से डांटा, वहां क्या मूर्ति बनकर खड़े हो? देवांश, उसने वास्तव में टोनी भाई को लात मारने की हिम्मत की। क्या वह अपनी जान से हाथ धोना चाहता है?
रामदास और उनकी पत्नी ने भी अपनी आंखें फाड़ ली, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह नौजवान कितना बहादुर था। लेकिन वे डरे हुए भी थे, डर थे कि देवांश टोनी भाई को उकसाएगा और फिर सभी को एक साथ भुगतना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हैरान वे युवा गुंडे थे जिन्हें टोनी भाई ने आखिरी मिनट में बुलाया था। क्या हम यहाँ तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाने और तुम्हारी जान लेने नहीं आए थे? यह माफी मांगने का मामला कैसे बन गया? इससे पहले कि वे इसे समझ पाते, उनके सामने के दृश्य ने एक बार फिर उनकी समझ को पलट दिया। देवांश की लात के बाद टोनी भाई ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, सीधे तीनों के सामने धप से घुटनों पर गिर गया और फिर बिना किसी देरी के अंजलि के सामने माथा टेकना और माफी मांगना शुरू कर दिया। मिस अंजलि, मिस्टर पाटिल, हम पहले अंधे थे और गलती से आपको चोट पहुंचा बैठे। हम यहाँ आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। मिस्टर पाटिल का सारा इलाज का खर्च और नुकसान मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं मिस अंजलि से विनती करता हूँ कि कृपया हमें माफ कर दें, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। टोनी भाई के बोलने के बाद उसने लहसुन कूटने की तरह सिर हिलाया, पागलों की तरह अंजलि के सामने माथा टेकने लगा। यह क्या हो रहा है? टोनी भाई किसी और के सामने नाक रगड़कर माफी मांग रहे हैं। तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं? टोनी भाई की फटकार ने युवा गुंडों को इतना डरा दिया कि उन्होंने अब और संकोच नहीं किया। हालांकि वे समझ नहीं पाए, लेकिन वे सभी घुटने टेक कर बैठ गए और अंजलि के सामने माथा टेक कर अपनी गलती मानने लगे। ये नज़ारा देखकर अंजलि उन युवा गुंडों से कम हैरान नहीं थी। देवांश ने उसे लात मारी और टोनी भाई को गुस्सा आना तो दूर, उसने वास्तव में घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या वह कोई सपना देख रही थी? तुम्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वे अब तुम्हें निशाना नहीं बनाएंगे, इसलिए तुम सुरक्षित रूप से कंपनी में काम पर वापस जा सकती हो। देवांश की धीमी आवाज अंजलि और अन्य लोगों के कानों तक पहुंची, जैसे कोई बीज मिट्टी को तोड़कर बाहर निकलता है, उम्मीद से भरा हुआ। सच में? अंजलि ने जल्दी से पूछा। रामदास और उनकी पत्नी और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रोहन अपने कान खड़े करके सुनने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इनसे पूछ लो, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। टोनी भाई ने यह सुनकर बार बार सिर हिलाया। मिस अंजलि, ये सच है। मिस्टर ठाकुर की शिक्षा के बाद हमें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ है और हम मिस अंजलि के परिवार को दोबारा कभी निशाना नहीं बनाएंगे। हम मिस अंजलि से विनती करते हैं कि कृपया नर्म दिल दिखाएं और हमें जाने दें। तुम्हें जाने दें? अंजलि बेहद हैरान थी। टोनी भाई ने यह सुनकर तुरंत रोनी सूरत बना ली। मिस अंजलि, आप नहीं जानती, मिस्टर ठाकुर ने निर्देश दिया है कि अगर आप हाँ नहीं करती तो हमें तब तक नाक रगड़नी होगी जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। अंजलि, उसने देवांश की ओर देखा, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। क्या वह एक शराबी, जुआरी और बीवी को पीटने वाला कमीना नहीं था? उसके पास इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकती है कि वह टोनी भाई को इतना विवश कर दे? कोई भी जानता था कि टोनी भाई और उसका गिरोह सच में अंडरवर्ल्ड में शामिल था, जो किसी भी हद तक जाकर काम करता था। भले ही कपूर परिवार खुद हस्तक्षेप करता तो भी टोनी भाई को इतनी ईमानदारी से नाक रगड़कर अपनी गलती मनवाना शायद मुश्किल होता, है न? यही कारण था कि टोनी भाई और उनका गिरोह इतना काबू से बाहर था कि वे पहले टोनी भाई के प्रतिशोध से इतना डरते थे, यहाँ तक कि टोनी भाई की इच्छा मानकर दृष्टि मीडिया से इस्तीफा देने की सोच रहे थे। लेकिन देवांश, आखिर तुमने ये किया कैसे? अध्याय 236। ये सब देखने के बाद मैं तुमसे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? अगले कुछ मिनटों तक दोनों पक्षों के बीच दोस्ताना बातचीत चली, जो असल में सिर्फ टोनी भाई की एक तरफा चापलूसी थी। इसका अंत ये हुआ कि टोनी भाई ने अपनी मर्जी से 50 लाख का मुआवजा देने की पेशकश की और मौके पर ही पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंजलि और उसका परिवार पूरी तरह से हक्का बक्का था। यहाँ तक कि जब अंजलि के बैंक खाते में 50 लाख जमा होने का मैसेज आया, तब भी वह सदमे से बाहर नहीं आ पाए। अंजलि जी, क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? टोनी भाई ने डरते डरते पूछा। उसकी जान अब अंजलि के हाथों में थी, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि अंजलि पूरी तरह खुश रहे। ये सुनकर अंजलि को आखिरकार होश आया, लेकिन ये कहना कि वह संतुष्ट थी गलत होगा। आखिर रामदास काका की कमर में चाकू घोंपा गया था। 50 लाख तो क्या, 50 करोड़ भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकते थे। मुआवजे की कोई भी रकम उनके पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर वह ये कहे कि वह संतुष्ट नहीं है तो ये भी झूठ होगा, क्योंकि यह नतीजा उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक पल के लिए अंजलि बहुत दुविधा में थी। तभी देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया न कि वे माफी मांगने आए थे? अंजलि ने शून्य नजरों से सिर हिलाया। उसे यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि 50 लाख रुपए सचमुच उसके बैंक खाते में थे। सुकून से काम पर जाओ, अब वे कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। देवांश ने अपनी बात खत्म की और फिर मुड़कर वार्ड से बाहर निकल गया। ये देखते ही टोनी भाई भी तुरंत पीछे हट गया। उसका डरपोक रवैया बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पुराना दरबारी राजा के कक्ष से दुम दबाकर भाग रहा हो।
इस पल टोनी भाई ने राहत की लंबी सांस ली। उसने सोचा कि हालात को संभालने के उसके तरीके ने अंजलि को संतुष्ट कर दिया है और अब उसे जीने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवांश का उसे जिंदा रखने का मकसद पूरा हो चुका था और अब आगे जो उसका इंतजार कर रहा था वह था यमलोक का रास्ता। कोई और चारा नहीं था, चूंकि उसने सिया का अपहरण करने और उसे धमकाने की जुर्रत की थी, इसलिए अब खुद भगवान भी उसकी जान नहीं बचा सकते थे। इस बीच वार्ड के अंदर अंजलि ने खाली कमरे को देखा, फिर अपने सुरक्षित सास ससुर को और रामदास काका को, जिन्हें और कोई चोट नहीं आई थी। उसे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अंजलि, क्या उसने सचमुच पैसे दे दिए? सावित्री पाटिल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अंजलि ने कुछ नहीं छिपाया और जवाब में सिर हिला दिया। ये पैसा रामदास काका की जान जोखिम में डालकर मिला था और वह इसे अपने लिए नहीं रखेगी। भले ही बुजुर्ग दंपत्ति इसे चाहें, वह रामदास काका की इच्छा का पालन करेगी और उन्हें उतनी ही रकम देगी जितनी वे कहेंगे। तो फिर क्या तुम इस्तीफा दे सकती हो? सावित्री पाटिल ने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। ये सुनकर अंजलि थोड़ी सुन्न रह गई। इतनी अच्छी सैलरी और डिप्टी डायरेक्टर का पद, जाहिर है वह इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। क्या मैं सच में इस्तीफा नहीं दे सकती? लेकिन केरू ग्रैंड होटल तो खत्म नहीं हुआ था। हालांकि देवांश ने टोनी भाई को संभाल लिया था, लेकिन हो सकता है कि बाद में राका शेट्टी या यामिनी उनका इंतजार कर रहे हों। उनका नाजुक परिवार अब जरा सी भी और चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वरना वे सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। काका सही कह रहे हैं, मुझे ये नौकरी छोड़नी ही होगी। हालांकि अंजलि का मन नहीं था, फिर भी उसने अपना फैसला सुना दिया। आखिरकार अगर नौकरी चली गई तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन अगर रामदास काका की जान चली गई तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। हमें तो कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। सावित्री पाटिल ने सिर हिलाया। अंजलि ने अपनी सास को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। ये सुपरवाइजर कविता जोशी का फोन था। डायरेक्टर अंजलि, आप शायद यकीन नहीं करेंगी, लेकिन किरू ग्रैंड होटल ने पिछला सारा बकाया चुका दिया है, मूल और ब्याज के साथ। क्या कहा तुमने? अंजलि अविश्वास में चिल्ला उठी। आपने सही सुना, किरू ग्रैंड होटल ने पैसे वापस कर दिए, और वह भी मूल और ब्याज के साथ। कविता जोशी ने उत्साह से कहा, इस बार आपकी वजह से हम इस घाटे को भरने में कामयाब रहे। डायरेक्टर अंजलि, आप सच में कमाल हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंजलि वार्ड के दरवाजे को देखते हुए पत्थर की मूरत बन गई। उसने सोचा था कि देवांश ने केवल टोनी भाई को निपटाया है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह टोनी भाई के बॉस को भी सीधा कर देगा। क्या अब भी उसे इस्तीफा देना चाहिए? अंजलि, जिसे खुश और उत्साहित होना चाहिए था, इस पल बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसका दिल संदेह से भर गया था। आखिर इस आवारा देवांश ने यह सब कैसे कर दिखाया? अंजलि, अभी वह नौजवान कौन था? उसने असल में टोनी भाई को इतना आज्ञाकारी बना दिया। रामदास काका ने पूछा और फिर जोड़ा, मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा लड़का है। क्यों न तुम उसे मिस सिया से मिलवा दो? अंजलि, सावित्री ताई भी बीच में बोल पड़ी, सही बात है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मिस सिया ने एक निकम्मे से शादी की है? तुम उस नौजवान को उनसे मिलवा सकती हो। अंजलि का चेहरा बेहद अजीब हो गया। वह सिया का पति देवांश ही है। रामदास काका, सावित्री पाटिल, दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। थोड़ी देर बाद रामदास काका ने दबी जबान में फिर पूछा, यह मिस्टर देवांश तो उतने बुरे नहीं लगते जितना तुमने बताया था। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? सावित्री पाटिल ने भी बगल से बार बार सिर हिलाया। साफ तौर पर उन्हें भी अंजलि की पुरानी बातों पर अब यकीन नहीं हो रहा था। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए, क्योंकि इस पल वह खुद पूरी तरह से उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि देवांश एक निकम्मा शराबी होने के बजाय पलक झपकते ही इतना ताकतवर कैसे बन गया। टोनी भाई एक पक्का अपराधी था, फिर भी देवांश उसे इतना पालतू कैसे बना सका? माफी मांगना एक बात थी, लेकिन उसने उससे 50 लाख का मुआवजा भी भरवाया। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। मुंबई जैसी जगह में इससे आराम से एक अच्छा फ्लैट खरीदा जा सकता था। अगर जगह थोड़ी दूर हो तो 2-3 फ्लैट खरीदना भी मुमकिन था। आखिर देवांश ने यह सब किया कैसे? जब अंजलि यह सोच ही रही थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुला और सिया अंदर आई। उसने मूल रूप से उस सुनसान गोदाम में जाकर देवांश को बचाने का इरादा किया था, लेकिन वह अस्पताल के गेट पर काफी देर तक इंतजार करती रही और उसे लेने वाली वैन कभी नहीं आई। इसलिए उसने देवांश को फोन किया और तब उसे बताया गया कि उसने मामला सुलझा लिया है, और उसने तारीफ पाने के लहजे में ये भी पूछा कि क्या वह कमाल का नहीं है। सिया, जिसे पहले थोड़ा शक था कि देवांश का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना है, ये सुनने के बाद और भी पक्की हो गई। लगता है प्रेसिडेंट रिया सही थी, वह सच में इस मामले को खुद सुलझा सकता था। मैं तो बस बेकार में ही चिंता कर रही थी। इसलिए देवांश की आत्म प्रशंसा सुनने के बाद सिया ने गुस्से में नाक सिकुड़ी और फोन काट दिया। ये जानने के बाद कि देवांश ठीक है, वह अंजलि से मिलने अस्पताल आ गई।
जैसे ही उसने वार्ड का दरवाजा खोला, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने अंजलि को उलझन भरे चेहरे के साथ पूछते हुए सुना, सिया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सिया, देवांश अभी टोनी भाई को यहाँ माफी मांगने लाया था और किरू ग्रैंड होटल ने भी सारे बकाया भुगतान निपटा दिए हैं और ऐसा लगता है कि यह सब देवांश ने किया है। अंजलि ने माथे पर बल डालते हुए कहा, वह इतना ताकतवर कब बन गया? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का चेहरा उतर गया। अगर यह पहले की बात होती तो ये शब्द सुनकर वह केवल यही सोचती कि देवांश कितना अद्भुत है, लेकिन अब उसे केवल गहरी घृणा महसूस हो रही थी। यकीनन न केवल वह अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, बल्कि उसकी पहुंच भी काफी ऊंची लगती है। न जाने उसने अपना ये रुतबा हासिल करने के लिए कितने परिवारों को बर्बाद किया होगा। इस पल सिया को पूरा यकीन हो गया था कि देवांश अंडरवर्ल्ड में शामिल है और अब उसके मन में कोई भी भ्रम नहीं बचा था। भविष्य में उससे दूर रहना, सिया ने ठंडे स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... क्या हुआ? अंजलि भ्रमित थी। जब वह इतना गिरा हुआ इंसान था तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब वह सुधर गया है तो उसके प्रति तुम्हारा रवैया और भी ठंडा क्यों हो गया है? वह टोनी भाई और किरू ग्रैंड होटल के मालिक जैसे लोगों को नियंत्रित कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है? सिया की आंखों में दर्द और पछतावा भरा था। उसने सोचा था कि जब तक देवांश जुआ और शराब छोड़ देता है उसके पास वापसी का मौका होगा, लेकिन चूंकि अब वह अंडरवर्ल्ड के कभी न लौटने वाले रास्ते पर चल पड़ा है, उसे फिर से शुरुआत करने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। इस पल देवांश के लिए सिया का दिल पूरी तरह से मर गया। ये सुनने के बाद अंजलि को जैसे कुछ समझ आया और उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका चेहरा दहशत और अविश्वास से भर गया। वह ऐसा कैसे कर सकता है? सिया ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये देखकर कि यहाँ सब ठीक है, वह जाने के लिए उठी। देवांश से पूरी तरह निराश होकर वह घर जाना चाहती थी और पीहू के साथ रहना चाहती थी। केवल पीहू ही उसे थोड़ा सुकून दे सकती थी। इसके अलावा पीहू हाल ही में बालवाड़ी जाने की जिद कर रही थी और सिया को उसकी इच्छा पूरी करने का कोई रास्ता निकालना था। आखिरकार केवल आधा साल बचा था। सिया नहीं चाहती थी कि उसे कोई पछतावा हो। लेकिन देवांश, तुम इतने निराशाजनक क्यों हो? तुमने ऐसा घिनौना और कभी न लौटने वाला रास्ता क्यों चुना? बाद में मैं पीहू को ये कैसे समझाऊंगी और पीहू अपने दोस्तों को अपने पिता के बारे में क्या बताएगी? क्या उसे कहना चाहिए कि उसका पिता एक गुंडा है जो हत्या और आगजनी करता है? लगभग हताश हो चुकी सिया अस्पताल से निकलने के बाद दीवार के कोने में सन होकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। देवांश, जब तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? अध्याय 237। आज तो किस्मत ही खराब है। देवांश के अस्पताल से निकलने के बाद उसने टोनी भाई से उस मिनीवैन को बुलाने को कहा जो अस्पताल के पास इंतजार कर रही थी और फिर वह समूह उपनगरों में स्थित गोदाम की ओर चल पड़ा। यह मिनीवैन असल में सिया को उस सुनसान गोदाम में ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन अब देवांश ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि गाड़ी गोदाम तक पहुंचने से पहले देवांश एक सुनसान जगह पर उतर गया और फिर मुड़कर चल दिया। मिनीवैन के काफी दूर जाने के बाद जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो, गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई। सड़क किनारे की रेलिंग तोड़ती हुई सीधे एक बड़ी झील में जा गिरी। हालांकि पास के किसी व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन कार के अंदर मौजूद लोगों को बचाया नहीं जा सका। दरवाजे न खुलने के कारण वे सभी जिंदा डूब गए। उनके मुंह खुले रह गए और आंखें फटी की फटी। अत्यंत दर्दनाक मौत मरे। जल्द ही दुर्घटना की जांच के परिणाम पूरे राज्य में रिपोर्ट किए गए, जिसमें कहा गया कि कार ओवरलोड थी और किसी भी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले। इसलिए इस मामले पर जनता का ध्यान जल्दी ही कम हो गया। जहां तक उस सुनसान गोदाम में 100 से अधिक लाशों का सवाल था, पुलिस द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि सभी मृतक मदन सेठ के आदमी थे, इस मामले पर कोई रिपोर्ट नहीं आई, मानो ऐसा कभी हुआ ही न हो। वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे सभी जानते थे कि मदन सेठ हाल ही में कपूर परिवार की सहायक कंपनी दृष्टि मीडिया के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था। अगर उसने खुद मौत को दावत दी तो वह किसे दोष दे सकता था? कार से उतरने के कुछ ही देर बाद देवांश सिया को मैसेज भेजने वाला था, ये बताने के लिए कि वह गोदाम से निकल चुका है और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह मैसेज भेज पाता, उसे सिया का फोन आ गया। देवांश शुरू में बहुत उत्साहित था, ये सोचकर कि सिया उसकी चिंता कर रही है। इसलिए उसने अपनी ताकत का थोड़ा सा संकेत दिया, इस उम्मीद में कि सिया उसके बारे में अपनी धारणा बदल लेगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बस गुस्से में हुंकार भरेगी और फोन काट देगी। यह क्या चल रहा है? देवांश थोड़ा उलझन में था। क्या उसके और सिया के रिश्ते में हाल ही में सुधार नहीं हो रहा था? यह अचानक फिर से ठंडा क्यों पड़ गया? इसके अलावा उस ठंडी हुंकार से देवांश को नफरत का एहसास भी हुआ। बिना किसी कारण के उसे अचानक उससे घिन क्यों आने लगी? देवांश ने अपने हालिया कामों की समीक्षा की और उसे कोई गड़बड़ नहीं मिली। इसलिए उसने रिया कपूर को फोन किया। सिया का रवैया उससे मिलने से पहले और बाद में पूरी तरह विपरीत था, तो समस्या की जड़ उसी के पास होनी चाहिए।
जिस नंबर को आपने डायल किया है वह अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। देवांश। तो देवांश ने फिर मास्टर वाघ को फोन किया। बाबा कालभैरव के अलावा मास्टर वाघ अभी भी सिया की निगरानी कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि मास्टर वाघ थोड़े खुले में थे, जबकि बाबा कालभैरव पूरी तरह से परछाइयों में। जब सिया रिया कपूर से मिलने गई तो मास्टर वाघ निश्चित रूप से पास ही इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें कुछ सच्चाई पता होगी। फोन जल्दी कनेक्ट हो गया। गुरु देवांश, आदेश दें। क्या रिया कपूर ने सिया से कुछ कहा? ... उद्धरण चिन्ह। मास्टर वाघ एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर आखिरकार सच बोल दिया। छोटी मालकिन असल में मिस सिया के सामने आपकी तारीफ करना चाहती थी, लेकिन लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया और मिस सिया को गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? देवांश ने माथे पर बल डाला। कितनी बड़ी गलतफहमी? ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं, मास्टर वाघ ने आत्मविश्वास से कहा। मिस सिया ने बस गलती से यह सोच लिया कि आप अंडरवर्ल्ड में शामिल हैं और किसी ऊंचे पद पर हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु देवांश, आप निश्चिंत रहें। देवांश, ये बड़ी बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से सिया अंडरवर्ल्ड से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन तुम्हारी छोटी मालकिन ने तो मुझे सीधे अंडरवर्ल्ड का सदस्य बना दिया। तुम वास्तव में कहते हो कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि सिया का रवैया उसके प्रति 180 डिग्री बदल गया। तो बात ये थी, तुम्हारी छोटी मालकिन अब कहाँ है? मैं फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पा रहा, देवांश ने कड़ाई से पूछा। फोन के दूसरी तरफ मास्टर वाघ ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं केवल इतना जानता हूं कि वह और मिस सिया एक के बाद एक निकले और फिर सीधे एयरपोर्ट चले गए। क्या वह डांट खाने के डर से रातों रात प्लेन से भाग गई? क्या तुम जानते हो कि उसने ठीक ठीक क्या कहा जिससे सिया को गलतफहमी हुई? देवांश ने जोर दिया। आखिर खुद को और दुश्मन को जानना ही हर लड़ाई में जीत दिलाता है। मास्टर वाघ ने एक पल सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि आपने कपूर परिवार की बहुत मदद की और आपने कुछ काले कारनामों को सुलझाने में भी मदद की। उनका असली मकसद ये बताना था कि आप कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस सिया गलत समझ बैठेगी। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। देवांश ने फोन काट दिया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे लगा कि रिया कपूर बस नहीं चाहती कि वह सिया के साथ सुलह करे, वह औरत जरूर हमेशा उसके शरीर पर नजर गड़ाए बैठी होगी। हालांकि दूसरी सोच पर यह वास्तव में एक अच्छी बात थी। आखिरकार इस तरह वह भविष्य में उसके सामने अपनी कुछ ताकत का उचित प्रदर्शन कर सकता था, बिना उसे इतना छिपाए। और फिर भी उसे शक नहीं होगा कि वही गुरु देवांश है। जब तक उसे गुरु देवांश से उम्मीद रहेगी, वह उत्साह के साथ जीना जारी रखेगी। यह महसूस करने के बाद देवांश ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी उसने सिया को पहले भी पूरी तरह निराश किया था, तो इस बार ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर वह अब समझाने जाता भी तो सिया शायद उस पर विश्वास न करती और यह भी सोच सकती थी कि वह बेतुकी बातें कर रहा है। उससे बेहतर तो ये होगा कि वह अपनी साधना को जल्दी सुधारे, अभी यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जैसे ही वह पीहू की लाइलाज बीमारी को ठीक कर देगा, ये सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। अपना मन बनाने के बाद देवांश साधना करने के लिए नक्षत्र विला वापस नहीं गया, बल्कि सीधे हाई स्पीड रेल स्टेशन चला गया। साधना में डूबने से पहले एक और काम था जिसे उसे पहले निपटाना था। हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ने के कुछ ही देर बाद उसका फोन बजा। ये रिया कपूर का फोन था। माफ करना, मैं अभी प्लेन में थी और आपका कॉल मिस हो गया, रिया कपूर ने दोषी महसूस करते हुए कहा। तुम कहाँ पनाह लेने भागी हो? रिया कपूर हंसी। भगवान गवाह है, मैं हुजूर आई हूँ आपके अमृत जल को एंडोर्स करने के लिए एक उपयुक्त फीमेल सेलिब्रिटी ढूंढने, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे सजा मिलने का डर था। देवांश, क्या तुम सुन भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? चोर की दाढ़ी में तिनका, इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? क्या तुमने संपर्क किया? देवांश भी अमृत जल के लॉन्च का इंतजार कर रहा था। आखिर अब उसका हर कदम पैसा फूंक रहा था। रिया कपूर, अभी कोशिश कर रही हूँ, आखिर हर कोई उसे बुला नहीं सकता। सियांश ग्रुप भी नहीं। देवांश थोड़ा हैरान था। कोई भी जानता था कि मौजूदा सियांश ग्रुप पूरे नॉर्थ मुंबई में एक जबरदस्त ताकत था। रिया कपूर मुस्कुराई। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रही, लेकिन मौजूदा सियांश ग्रुप तो क्या, अगर आप पूरे महाराष्ट्र को भी एक कर लें तो भी शायद वह देखने की भी जहमत न उठाए। ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश कुछ बोल नहीं पाया। ये फीमेल सेलिब्रिटी कितनी मशहूर होगी कि सियांश ग्रुप भी उसे प्रभावित नहीं कर सका। कोई भी जानता था कि मौजूदा सियांश ग्रुप के पास न केवल सिंघानिया परिवार के सभी उद्योग थे, बल्कि कपूर परिवार को छोड़कर नॉर्थ मुंबई की सभी प्रमुख कंपनियों के 80% शेयर भी थे। दूसरे शब्दों में, कपूर परिवार को छोड़कर नॉर्थ मुंबई की सभी बड़ी कंपनियां लगभग सियांश ग्रुप की सहायक कंपनियां थीं। अकेले इसका बाजार मूल्य ही सैकड़ों करोड़ था। और यह भी काफी नहीं था।
इतना ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र को एक करने वाला सियांश ग्रुप भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। वह कितनी घमंडी थी। बात यह नहीं है कि दूसरे घमंडी हैं, लेकिन उनके स्तर पर वे सिर्फ पैसे को महत्व नहीं देते, बल्कि उत्पाद की ब्रांड प्रतिष्ठा को देखते हैं। अगर क्लास बहुत कम है तो उन्हें लगेगा कि वे खुद को सस्ता कर रहे हैं। ये सच था कि रिया कपूर पनाह लेने आई थी, लेकिन ये भी सच था कि वह इस फीमेल सेलिब्रिटी को साइन करना चाहती थी। इसके बिना वह शायद घर से निकलने की भी जहमत नहीं उठाती। मैं इस उत्पाद को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। अगर सामने वाले की मांगें बहुत ज्यादा हैं तो उन्हें बुलाने की जिद करने की जरूरत नहीं है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया कपूर का दिल भर आया। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अच्छी शराब को भी अच्छे विज्ञापन की जरूरत होती है, इसलिए जिन्हें बुलाने के लिए हमें झुकना पड़े, हमें फिर भी बुलाना चाहिए। ठीक है, तुम संभल लो, देवांश ने और कुछ नहीं कहा। हालांकि सामने वाले की मांगें थोड़ी ज्यादा थीं, लेकिन ये भी अच्छा था। कम से कम इसका मतलब था कि उसकी प्रतिष्ठा मजबूत है, जो अमृत जल के बाजार में उतरने के लिए फायदेमंद होगा। ये देखते हुए कि मैं सियांश ग्रुप के लिए कितनी समर्पित हूँ, क्या आज दोपहर जो हुआ उसका प्रायश्चित हो सकता है। रिया कपूर ने ये सुनते ही लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मार दिया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, देवांश ने सीधे फोन काट दिया। उसे अपनी मिन्नतें जारी रखने का मौका नहीं दिया। और दूसरी तरफ देवांश की नजरों से ओझल रिया कपूर ने कटे हुए कॉल को देखा, ये जानते हुए कि देवांश अब उसे दोषी नहीं ठहरा रहा, और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। काम हो गया। देवांश के फोन काटने के बाद भले ही वह जानता था कि सिया अब उसे बहुत नापसंद करती है, फिर भी उसने सिया को एक मैसेज भेजा, ये बताते हुए कि उसे कुछ काम है और वह अस्थायी रूप से मुंबई छोड़ रहा है। मैसेज भेजे जाने के कुछ ही देर बाद हाई स्पीड रेल धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली और इसी पल युवक युवतियों का एक समूह बिजनेस क्लास के डिब्बे में बकवास करता हुआ दिखाई दिया। देवांश ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि युवक युवतियों के इस समूह में कई जाने पहचाने चेहरे थे। देवांश, एक आवाज गूंजी और फिर उस शख्स ने अपना सिर घुमाया और अपने साथियों की ओर देखकर धीरे से ठंडी सांस ली। लानत है, मैंने बाहर निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा था, इससे टकराना पड़ा, क्या बदकिस्मती है। अध्याय 238, देवांश को मार डालो अंजाम। वह भुगत लेगा। देवांश बिजनेस क्लास की सीट पर लेटा रहा, बिना देखे ही जानता था कि वह शख्स कौन है। वह यश था, बलदेव व्यायामशाला का छोटा उस्ताद। उसके साथ कबीर सेठी, आर्यन मल्होत्रा, समीरा, तान्या देशमुख और अन्य लोग थे। जिस बात ने देवांश को हैरान किया वह ये थी कि रणवीर गिल उनके पीछे खड़ा था, और रणवीर गिल से काफी पीछे 3 बेहद खूबसूरत युवतियां खड़ी थीं, जिनमें से 2 सोनिया और कशिश खन्ना थीं। उनके बीच में खड़ी महिला की खूबसूरती कशिश खन्ना से कम नहीं थी, लेकिन उसकी बाहों में एक परिपक्व आकर्षण था और एक नज़र में वह कशिश खन्ना से भी कहीं आगे निकल गई थी। उन 3 युवतियों के पीछे एक युवक और एक युवती आ रहे थे। देवांश उस युवती को नहीं पहचानता था, लेकिन वह उस युवक से बहुत अच्छी तरह परिचित था। हालांकि वह थोड़ा अवाक था, ऐसी जगह पर उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। कुणाल शाह, देवांश का जिगरी दोस्त और हाई स्कूल में 3 साल तक उसका बेंचमेट। वे ऐसे पक्के दोस्त थे जो साथ लड़ते थे, साथ सजा पाते थे, साथ लड़कियों को ताड़ते थे और साथ क्लास बंद करते थे। यहाँ तक कि हाई स्कूल पास करने और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी वे हमेशा संपर्क में रहे। जब देवांश की शादी हुई तो उसने दूसरे राज्य से छुट्टी लेकर वापस आने और देवांश का बेस्ट मैन बनने के लिए समय निकाला। बाद में जब देवांश का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया और वह हर जगह से पैसे उधार लेने लगा, तो कुणाल ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे सीधे हजारों रुपए उधार दे दिए। उस समय ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते हुए सभी को केवल 1 साल हुआ था, उन्होंने हजारों रुपए कैसे बचाए होंगे। देवांश को बाद में पता चला कि कुणाल ने उसे देने के लिए दूसरों से पैसे उधार लिए थे। बस बात यह है कि उस समय देवांश एक जानवर से भी बदतर था। कुणाल से पैसे उधार न मिल पाने के बाद उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने रोहन देशमुख और अन्य लोगों के साथ किया था। उसे सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर अपना नंबर बदल लिया और गायब हो गया, उससे कभी संपर्क नहीं किया। ये कहा जा सकता है कि रोहन देशमुख और अन्य लोगों को जानने से पहले कुणाल उसका सबसे सच्चा दोस्त था। चूंकि बीच में बहुत से लोग थे, कुणाल ने उसे नहीं देखा, लेकिन जब उसने देवांश नाम सुना तो वह स्पष्ट रूप से सन रह गया। फिर उसने सिर हिलाया, शायद ये सोचकर कि जिस देवांश को वह जानता था उसका बिजनेस क्लास के डिब्बे में मिलना नामुमकिन है। इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने बगल वाली लड़की के साथ बातचीत और हंसी मजाक करने लगा। लेकिन देवांश ने देख लिया कि वह लड़की कुणाल की बहुत परवाह नहीं करती दिख रही थी। उसकी आंखें समय समय पर सामने खड़े रणवीर गिल को ताक रही थीं। उसकी नज़र बहुत सूक्ष्म थी और देवांश के अलावा दूसरों के लिए इसे नोटिस करना मुश्किल होता। ये देखकर देवांश ने एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी और कुछ नहीं कहा, लेकिन उठकर सीधा यश की ओर चल दिया। यश ने देवांश को अपनी ओर आते देखा, बिल्कुल भी नहीं घबराया, यहाँ तक कि उसने सोचा कि यह उस खास शख्सियत के सामने दिखावा करने का उसका मौका है।
इसलिए उसने देवांश को ताना मारा, क्या हुआ, तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू बहुत अकड़ में है दम मुझसे 1-on-1 लड़ने का। उसने ऐसा कहने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन पहले ही चल चुकी थी और अगर देवांश किसी को बुलाना भी चाहे तो बुलाने के लिए कोई नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि वह रिया कपूर देवांश को बॉडीगार्ड मुहैया कराएगी। वैसे भी अगर उसके पास सच में बॉडीगार्ड होते तो भी यश बिल्कुल नहीं डरता। अगर वह लड़ाई हार भी जाता तो क्या छोटा उस्ताद साहिल जोशी उसके पीछे नहीं खड़ा था। प्रतिष्ठित गरुड़ कमांडो फोर्स का एक स्थानापन्न सदस्य, कौन बॉडीगार्ड उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, कबीर सेठी और अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में मजाक था क्योंकि वे देवांश को देख रहे थे। अरे यश, ये तो तुम थोड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। आर्यन मल्होत्रा अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम बलदेव व्यायामशाला के एक सच्चे शिष्य, प्रांतीय बॉक्सिंग टीम के लिए चुने जाने की ताकत रखने वाले, वह भला तुम्हें 1-on-1 चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जैसे ही ये शब्द निकले, कबीर सेठी, रणवीर गिल और अन्य सभी ने मजाकिया भाव दिखाए। खासकर रणवीर गिल, जो देवांश को बहुत पहले से नापसंद करता था, लेकिन मुंबई में होने और कपूर परिवार के डर के कारण उसने देवांश के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब ये हाई स्पीड ट्रेन मुंबई की सीमा छोड़ने वाली थी तो स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई और संकोच नहीं था। समीरा और तान्या देशमुख ने माथे पर थोड़ी शिकन डाली, सोच रही थी कि देवांश इस स्थिति को कैसे सुलझाएगा। दूर खड़ी कशिश खन्ना, देवांश नाम सुनते ही तुरंत आगे बढ़ी। हालांकि कबीर सेठी के एक इशारे पर समीरा और तान्या देशमुख कई अन्य साथ वाली लड़कियों के साथ गलियारे को रोककर खड़ी हो गईं और कशिश खन्ना ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह भीड़ से निकल नहीं पाए। और ठीक तभी देवांश पहले ही यश के सामने पहुंच चुका था और उसने तमाचे के लिए अपना हाथ उठाया। 1-on-1। इस तमाचे ने यश को सीधे चक्कर में डाल दिया। उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिरते गिरते बचा। तेरी औकात नहीं है, देवांश ने ठंडी हंसी हंसी, फिर मुड़ा और अपनी सीट पर वापस आ गया। आराम से लेट गया, मानो अभी का तमाचा उसने मारा ही न हो। इस नज़ारे से हर कोई सन रह गया। क्या यश मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? वह एक कुली के तमाचे से अपना बचाव कैसे नहीं कर सका? जल्द ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यश जरूर लापरवाह हो गया होगा। जैसे ही यश थोड़ा गंभीर होगा, वह निश्चित रूप से देवांश की चटनी बना देगा। और यश देवांश के लेटने के बाद ही पूरी तरह होश में आया। उसने पहले अपने मुंह के कोने को छुआ और खून देखकर वह तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया और मन ही मन गाली देते हुए, साले आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा, देवांश की ओर लपका। ये देखकर देवांश की आंखें ठंडी हो गईं और उसके दिल में जानलेवा इरादा जाग उठा। बस यश के एक और कदम उठाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उस कुत्ते की जान ले सके। लेकिन तभी एक साफ और ठंडी आवाज गूंजी, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मेरा खन्ना परिवार तुम्हारा जानी दुश्मन बन जाएगा। कशिश खन्ना। ये सुनकर यश तुरंत काफी शांत हो गया और जबरदस्ती अपने कदम रोक लिए। उसने फिर मुड़कर देखा, पहले कशिश खन्ना को, जो उसके पीछे खड़ी लड़कियों के समूह से अलग थी, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट रूप से उस तक पहुंची। मैं कशिश खन्ना जो कहती हूँ वह करती हूँ। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। बेशक यश आजमाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कबीर सेठी और रणवीर गिल को मिन्नत भरी नजरों से देखा। कबीर सेठी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन रणवीर गिल की आंखों में एक ठंडी भयावह चमक कौंधी और फिर उसने यश को एक सूक्ष्म संकेत दिया। उसकी आंखों का मतलब साफ था, देवांश को मार डालो और वह सारे परिणाम भुगत लेगा। यश रणवीर गिल का निर्देश पाकर अब बेफिक्र था और उसने देवांश को मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। अध्याय 239। सच में बहुत गिरा हुआ है। रुको, एक ठंडी आवाज तैरती हुई आई, तेज नहीं लेकिन यश के सुनने के लिए काफी थी। यह आवाज सुनते ही यश, जो मुक्का मारने ही वाला था, ऐसे जम गया जैसे उसके शरीर की नसें ब्लॉक कर दी गई हों। वह खन्ना परिवार से, जिससे कशिश ताल्लुक रखती थी, इसलिए नहीं डरता था क्योंकि पिछली बार सागर दर्शन टावर में खाने के दौरान खुद यशवर्धन खन्ना ने स्वीकार किया था कि वह रणवीर गिल को पसंद करते हैं। इसके अलावा शब्दों में परोक्ष रूप से रणवीर गिल को दामाद बनाने का इरादा भी झलक रहा था, खासकर रणवीर गिल के प्रति उनका रवैया। उन्होंने लगभग ये कह ही दिया था, जैसे ही कशिश ग्रेजुएशन पूरा कर लेगी उसकी शादी तुमसे हो जाएगी, नौजवान। और एक बार जब रणवीर गिल खन्ना परिवार का दामाद बन जाएगा तो खन्ना परिवार की मदद से वह भविष्य में निश्चित रूप से एक जनरल का स्टार अपने कंधे पर लगा पाएगा। जो लोग अभी उसका साथ दे रहे हैं उनका रुतबा और स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। मुंबई के उच्च वर्गों में प्रवेश करना तो दूर, मुंबई में एक अव्वल दर्जे की हस्ती बनना भी रणवीर गिल के लिए बस एक शब्द का खेल होगा। आखिरकार वह एक जनरल होगा। इस सब के होने के लिए पहली शर्त यह थी कि रणवीर गिल सफलतापूर्वक खन्ना परिवार का दामाद बने। इसलिए देवांश, ये रोड़ा रास्ते से हटाना ही होगा।
पहले मुंबई में देवांश को उस रिया कपूर का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब हाई स्पीड ट्रेन में स्वाभाविक रूप से उसे कोई चिंता नहीं थी। इसके अलावा रणवीर गिल उसका समर्थन कर रहा था, भले ही रिया कपूर बाद में उसे दोषी ठहराए। क्या रणवीर गिल के होने वाले ससुर बिग बॉस यशवर्धन खन्ना उसे बचा नहीं लेंगे? और तो और उनके पीछे दक्षिण महाराष्ट्र की वह खास शख्सियत खड़ी थी जिसका रुतबा अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था। अगर वह उसके सामने दिखावा कर सका तो शायद वह उसे पसंद करने लगे। देवांश एक मामूली कुली रिया कपूर का चहेता हो सकता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि वह बलदेव व्यायामशाला का वारिस एक ऐसी बेहद खूबसूरत महिला का चहेता बने जिसका रुतबा रिया कपूर से कहीं ऊपर है? जहां तक तान्या देशमुख की बात थी, वह वास्तव में अच्छी थी। जब वह और उसके पिता अस्पताल में थे तो उसने अथक परिश्रम किया था और उसका परिवार रियल एस्टेट में था, जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन भारी कर्ज भी था। बिना कर्ज के भी दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत के सामने अरबों कुछ भी नहीं थे। पानी निचली जगहों की ओर बहता है और लोग ऊंचे पदों के लिए प्रयास करते हैं। यश बचपन से ही इस सिद्धांत को समझता था, इसलिए उस पर कोई भी मानसिक बोझ नहीं था। क्या तान्या देशमुख तैयार नहीं है? अगर तुम तान्या देशमुख दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत की तरह नकद में सैकड़ों करोड़ रखने की क्षमता रखती हो, अगर तुम तान्या देशमुख ऐसा कर सकती हो, तो मैं यश तुम्हारी भी उतनी ही चापलूसी करूंगा और उससे भी ज्यादा शिद्दत से जितनी मैं उस शख्सियत की करूंगा। लेकिन अब दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत ने उसे रुकने के लिए कहा। उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वह ऐसी हस्ती थी जिसे रणवीर गिल के होने वाले ससुर भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यश ने रणवीर गिल को देखा, उसकी आंखों में सवाल भरा था। रणवीर गिल ने भी इस पल माथे पर गहरी शिकन डाली, फिर यश को देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। बिल्कुल पहले की तरह, हरकत बहुत छोटी थी, लगभग अदृश्य। वह सख्त चाहता था कि यश इस मौके का फायदा उठाकर देवांश को मार डाले या अपाहिज कर दे, ताकि कशिश की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाएं। आखिरकार उसे यशवर्धन खन्ना ने पहले ही छोड़ दिया था। खन्ना परिवार द्वारा फिर से स्वीकार किए जाने के लिए वह केवल कशिश को देवांश को छोड़ने और फिर उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता था। हालांकि उसने कबीर सेठी और अन्य लोगों को यशवर्धन खन्ना द्वारा छोड़े जाने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए वे अभी भी सोचते थे कि वह रणवीर गिल खन्ना परिवार का होने वाला दामाद है। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि न केवल वह अब यशवर्धन खन्ना का दामाद नहीं है, बल्कि अगर वह सच में यशवर्धन खन्ना का दामाद बन भी जाता तो भी वह उस शख्सियत के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकता था। ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, वह बस मना नहीं कर सकता था। वह बस समझ नहीं पा रहा था, क्या देवांश कोई ब्यूटी फिल्टर लेकर पैदा हुआ है? सारी खूबसूरत औरतें उसकी तरफदारी क्यों करती हैं? बिजनेस क्लास के केबिन में हालांकि केवल 1 दर्जन लोग थे, बस कुछ ही सेकंड में हर किसी के दिमाग में 800 अलग अलग विचार चल रहे थे। जैसे ही उस शख्सियत ने बोलना बंद किया, एक पल में रणवीर गिल ने यश को एक नजर दी। वह समझ गया और तुरंत दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत को उलझन भरे भाव से देखा। सीनियर, क्यों? इस पल रणवीर गिल की तरह वह भी वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। अगर दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत ने भी देवांश को पसंद कर लिया तो वे कुछ लोग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि यशवर्धन खन्ना भी मदद नहीं कर पाएंगे। ये कहने की जरूरत नहीं कि यशवर्धन खन्ना उन्हें बिल्कुल नहीं बचाएंगे। दक्षिण महाराष्ट्र की वह शख्सियत ये सुनकर सिर हिलाती है और धीरे से कहती है, मैं उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी में दखल नहीं दूंगी, लेकिन कशिश मेरी अच्छी दोस्त है और मैंने उसे इस बार आराम करने के लिए बाहर आमंत्रित किया है। अगर तुम उसे दुखी करोगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? इन शब्दों पर चाहे वह यश हो या कबीर सेठी और यहाँ तक कि रणवीर गिल, सब ने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। वे डरे हुए थे कि देवांश, ये ब्यूटी फिल्टर वाला आदमी, ने धोखा दिया है और यहाँ तक कि दक्षिण महाराष्ट्र की वह शख्सियत भी उस पर मोहित हो गई है। चूंकि यह कशिश की वजह से था तो इसे संभालना बहुत आसान था। ट्रेन से उतरने के बाद वे उसे चुपचाप मारने का मौका ढूंढ सकते थे। हालांकि वे जानते थे कि देवांश कुशल है, वरना वह उस समय कशिश के सामने हीरो बनकर उसे बचा नहीं पाता। लेकिन वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह यश का मुकाबला कर सकता है? और तो और उनके पास रणवीर गिल भी था, जो बचपन से ही सैन्य शिविर में पला बड़ा था। वह उसे बस एक उंगली के इशारे से कुचल सकता था। बच्चे, खुद को खुशकिस्मत समझो। अगर मेरी सीनियर ने न बोला होता तो तुम अब तक अपने दांत जमीन पर ढूंढ रहे होते। यश ने गर्व से कहा। उसका असली मकसद अपना फेस दिखाना और उस शख्सियत के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था। अब लग रहा था कि उसका लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो गया है, यहाँ तक कि एक थप्पड़ खाना भी इसके लायक था।
हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने कुर्सी पर लेटे देवांश को सिर हिलाते और हंसते हुए सुना, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम अब तक एक लाश बन चुके होते। यश, मौत की धमकी। ये बिल्कुल नंगी मौत की धमकी थी। यश को अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की धमकी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि जब उसे पिछली बार बब्बन भाई ने पीटा था और वह अस्पताल में भर्ती हुआ था, तब भी उसे जान से मारने की धमकी नहीं मिली थी। देवांश की ओर उसकी नज़र तुरंत ठंडी हो गई। बच्चे, इतने एहसान फरामोश मत बनो। मैं अभी लापरवाह था जिससे तुम सफल हो गए। अगर हम सच में लड़ते तो मैं 3 चालों में तुम्हारी जान ले लेता। चटाक। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे डिब्बे में एक करारी आवाज गूंज उठी। यश के चेहरे की दूसरी तरफ भी देवांश का एक जोरदार तमाचा पड़ा, और इस बार देवांश की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी, जिससे यश का सिर सीधे एक तरफ झटक गया और उसके मुंह से 3 दांत बाहर निकलकर उड़ गए। ये सचमुच जमीन पर दांत ढूंढने वाली बात थी। उसे मारने के बाद देवांश ये पूछना नहीं भूला, क्या अब तुम तैयार हो? तुम्हारा क्या मतलब है? यश का सिर थोड़ा चकराया हुआ था, लेकिन उसने जल्दी ही प्रतिक्रिया दी। सिर हिलाने के बाद उसने लड़ने की मुद्रा अपना ली। साथ ही वह दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत की ओर मुड़ना और कहना नहीं भूला, सीनियर, आपने सब देखा। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं कर रहा, बात यह है कि यह लड़का अपनी हदें पार कर रहा है। दक्षिण महाराष्ट्र की वह शख्सियत ये सुनकर कुछ नहीं बोली, न सहमति दी और न ही उसे रोका। हालांकि देवांश की ओर उसकी नज़र तिरस्कार और हिकारत से भरी थी। ये वास्तव में एक असहनीय मूर्ख है, इन रईसजादों के सामने मौत को दावत देने की जुर्रत कर रहा है। इतनी कम समझ के साथ मुझे नहीं पता कि कशिश ने इसे कैसे पसंद कर लिया। वैसे भी मैंने कशिश को पहले ही इज्जत दे दी है। अगर तुम इसकी कद्र करना नहीं जानते तो तुम मुझे चुपचाप खड़े रहने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। सच कहूं तो उसे उन लोगों से नफरत थी जिनमें आत्म जागरूकता की कमी थी, फिर भी वे गलतफहमी में खुद को अजेय समझते थे। ये बस बहुत निम्न स्तर का था। ये देखकर कि वह शख्सियत नहीं बोली, यश पीछे मुड़ा, दांत निपोड़ते हुए बोला, हरामखोर, देखते हैं इस बार तुम मुझ पर कैसे हमला करते हो। इसके साथ यश ने एक मुक्का मारा, मर जा साले। चटाक। यश का मुक्का अभी आधा ही बढ़ा था कि उसके चेहरे पर एक और जोरदार तमाचा पड़ा। 3 दाने हवा में उड़ गईं, हाई स्पीड ट्रेन की खिड़की से 3 भद्दी आवाजों के साथ टकराईं और फिर चुपचाप फर्श पर गिर गईं। बस इतना ही। देवांश ने ठंडी हंसी हंसी यश को, जिसे 7-8 कदम पीछे धकेल दिया गया था, पूरी हिकारत से देखते हुए। बिजनेस क्लास के केबिन में उस पल एकदम सन्नाटा छा गया। अध्याय 240। इस बार देवांश का मरना तय है। बस इतना ही। वही शब्द फिर से। कबीर सेठी और आर्यन मल्होत्रा दोनों के चेहरे के भावों में हल्का सा बदलाव आया। पिछली बार इंद्रलोक हॉल में जब उनकी साजिश का पर्दाफाश हुआ था, तब भी देवांश ने इन्हीं 2 शब्दों का इस्तेमाल करके उनका मजाक उड़ाया था। इस वजह से कई लोग लंबे समय तक उन 2 शब्दों के साए से बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि रिया कपूर के समर्थन के बिना वे अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवांश यश को 3 बार थप्पड़ मारेगा और वह एक भी थप्पड़ से बचने में कामयाब नहीं होगा। और फिर उसने वही शब्द फिर से फेंक मारे, जो निस्संदेह उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। और उसके बाद उस पर मिर्च भी। देवांश का हाथ इतना साफ कब हो गया? नहीं, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसका कौशल अच्छा था, वह बस शारीरिक रूप से मजबूत था, इसलिए वह थोड़ा तेज था और उसने यश को बेध्यानी में पकड़ लिया। अगर दोनों के बीच असली लड़ाई होती तो देवांश निश्चित रूप से यश द्वारा आसानी से हरा दिया जाता। ये पता लगाने के बाद गाड़ी में मौजूद सभी लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि देवांश कुशल है। दक्षिण महाराष्ट्र की वह शख्सियत इस पल थोड़ा सा माथा सिकुड़े हुए थी, उसके भावों में थोड़ी उलझन थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवांश का हाथ इतना साफ होगा, लेकिन जल्द ही उसने भी इसे जाने दिया। अगर उसके पास इतना अच्छा कौशल नहीं होता तो वह शायद उस समय कशिश को बचाने में सक्षम नहीं होता। बात बस इतनी थी कि यश एक भी थप्पड़ नहीं रोक सका, जो वास्तव में थोड़ा अनुचित था। कमीने। यश गुस्से से दहाड़ा ऊपर दौड़कर देवांश से आर पार की लड़ाई करने ही वाला था। 3 थप्पड़ खाने के बाद एक साधु को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता, फिर यश जैसा लापरवाह आदमी कैसे शांत रहता? अपने गुस्से में खोया हुआ अगर वह शख्सियत अब बोलती भी तो वह नहीं सुनता। देवांश को मारना ही अभी उसके दिमाग में एकमात्र विचार था। ये नज़ारा देखकर कबीर सेठी, आर्यन मल्होत्रा और रणवीर गिल अपने होठों को एक लगभग अदृश्य मुस्कान में बदलने से नहीं रोक सके। साफ तौर पर देवांश को मारना उनके हितों के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। दूर खड़ी दक्षिण महाराष्ट्र की वह शख्सियत भी इस पल बोलना बंद कर चुकी थी। इसके बजाय उसने अपनी बाहें क्रॉस की और सोनिया के साथ खड़ी होकर चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रही थी। हालांकि कशिश उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी तान्या देशमुख, समीरा और अन्य महिलाओं द्वारा बनाई गई मानवीय दीवार को नहीं तोड़ पाए।
लेकिन तभी डिब्बे के अंत से एक आवाज़ गूंजी, यश वहीं रुक जाओ। जैसे ही शब्द गिरे सभी ने एक साथ सिर घुमाया, केवल कुणाल शाह को एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ दौड़ते हुए देखने के लिए। और उसके बगल में खड़ी लड़की ये स्थिति देखकर अनजाने में माथे पर शिकन ले आए। उसके चेहरे पर थोड़ी नाखुशी थी। उसने कुणाल को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह एक कदम धीमी थी। साफ तौर पर वह नहीं चाहती थी कि कुणाल इस मामले में शामिल हो। हालांकि कुणाल का रवैया दृढ़ था। आखिरकार किसी व्यक्ति का रूप बहुत बदल सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ अनोखी होती है। कुणाल ने अभी की आवाज़ से ही पहचान लिया था कि डिब्बे के दूसरे छोर पर मौजूद देवांश कोई और नहीं बल्कि उसका हाई स्कूल का 3 साल का बेंचमेट देवांश है। यश को कुणाल की पहचान का पता नहीं था और अब उसके विनम्र शब्दों को सुनकर उसे फिर से रुकना पड़ा और एक उलझन भरे भाव के साथ पीछे देखना पड़ा। बस इस बार कबीर सेठी और रणवीर गिल ने कंधे उचका दिए। साफ तौर पर वे भी इस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि से अनजान थे। यश ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वह किसी बहुत बड़े आदमी को नाराज कर सकता है। आखिरकार दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत की पहचान बहुत प्रमुख थी। जो कोई भी उसके साथ जुड़ता था वह साधारण नहीं हो सकता था। सीनियर ईशा देशमुख। रणवीर गिल ने दक्षिण महाराष्ट्र की उस शख्सियत की ओर देखा और सीधे पूछा। ईशा देशमुख ने यह सुना और मुस्कुराई, सिर हिलाया। मेरी तरफ मत देखो, वह सोनिया का दोस्त है। मैं भी उसे पहली बार देख रही हूँ। ये सुनकर रणवीर गिल और अन्य लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली। जब तक वह कोई ऐसा नहीं था जिसे ईशा देशमुख लाई थी, तब तक ये ठीक था। हालांकि जैसे ही सबने राहत की सांस ली, डिब्बे के अंत में खड़ी लड़की का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके भीतर हीनता और शर्म की भावना उठ रही थी, जिससे उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। काश कुणाल ईशा देशमुख का अच्छा दोस्त होता तो कितना अद्भुत होता, लड़की ने मन ही मन सोचा। फिर अनजाने में अपनी नज़र सामने रणवीर गिल की ओर डाली। ये जानने के बाद कि कुणाल का ईशा देशमुख से कोई संबंध नहीं है, कबीर सेठी ने तुरंत समीरा और अन्य लोगों को एक नज़र दी, जो तुरंत समझ गईं और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गईं। महिलाओं के रूप में अपने लाभ का उपयोग करते हुए रास्ता रोक दिया। अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे सटकर निकलो। अगर मैंने तुम पर छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया तो मेरा नाम बदल देना। हट जाओ, कुणाल ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। समीरा और अन्य को खींचकर हटाने ही वाला था। कबीर सेठी ने यह देखा, भाई, औरतों के साथ इतना रफ होना बिल्कुल भी जेंटलमैन वाला काम नहीं है। भाड़ में गया जेंटलमैन। औरतों को ढाल बनाकर रास्ता रोकना जेंटलमैन वाला काम है। कुणाल ने पलटवार किया, फिर अपने सामने खड़ी कई लड़कियों को देखा। मैं मिस कशिश की तरह आसानी से बात करने वाला नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हटी तो मैं पुलिस बुलाने वाला हूँ। जानबूझकर हाई स्पीड रेल के रास्ते में बाधा डालने पर रेलवे पुलिस निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी। जब रेलवे पुलिस आएगी तो चीजें जटिल हो जाएंगी। उन्हें बयान देने के लिए अगले स्टॉप पर पुलिस स्टेशन भी ले जाया जा सकता है। यह मुंबई नहीं था, उनकी पृष्ठभूमि यहाँ उतनी प्रभावी नहीं हो सकती थी। तब तक अगर वे देवांश को नुकसान पहुँचाने का कोई और मौका ढूंढना चाहते तो उन्हें शायद ये भी पता नहीं चलता कि देवांश कहाँ गया। इसलिए हालांकि कबीर सेठी गुस्से से भरा था देवांश को मारने के लिए, उसने फिर भी एक नज़र दी, लड़कियों को हटने का संकेत दिया। ये देखकर कुणाल जल्दी से आगे बढ़ा और कशिश भी तेजी से पीछे चली। हालांकि यश कबीर सेठी की हरकतों से बहुत हैरान था। उसने रणवीर गिल की ओर देखा और उसे सिर हिलाते देख उसने कोई और मुसीबत खड़ी नहीं की, इसके बजाय कुणाल और कशिश को जाने दिया। जब कुणाल ने देवांश को देखा तो उसने तुरंत उसकी छाती पर मुक्का मारा। साले, ये सच में तू है? 2-3 साल से गायब, मैंने सोचा तू मर गया। बकवास बंद कर, मेरे मरने से पहले तू मरेगा। देवांश हंसा। अपने दोस्तों के सामने वह हमेशा बेफिक्र रहता था। आखिरकार अपनी 1 लाख साल की साधना के दौरान उसने बहुत विश्वासघात देखा था। केवल मुसीबत में बनी ये दोस्तियां ही थीं जिन्हें वह सबसे ज्यादा संजोता था। कुछ हंसी मजाक और गालियों के आदान प्रदान के बाद कुणाल ने देवांश को एक तरफ खींचा और फुसफुसाया, क्या हुआ? तूने उनसे पंगा कैसे ले लिया? देवांश के पास कहने को कुछ नहीं था। मेरी गलती है कि मैंने टांग अड़ाई और उस औरत की जान बचाई। कुणाल ने देवांश की उठी हुई ठुड्डी का अनुसरण किया, कशिश की ओर देखा और तुरंत समझ गया। हीरो ने सुंदरी को बचाया और बदले में सुंदरी ने खुद को सौंप दिया। ये कहानी तो सदियों से चली आ रही है। तेरी लव लाइफ इतनी फल फूल क्यों रही है बे? एक कैंपस बैले से शादी करना काफी नहीं है जो तू दूसरी को पटा रहा है। क्या तू कैंपस बैले हार्वेस्टर है? कुणाल हंसा और गाली दी। देवांश, मैं भी लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ताकत इसकी इजाजत नहीं देती। कुणाल। रणवीर गिल। उद्धरण चिन्ह। मुझे लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे हो। रणवीर गिल ने देवांश को खूंखार नजरों से देखा। उसका बस चलता तो वह उसे चीर कर रख देता। अब तू कैसा है? देवांश ने चिंता से पूछा। कुणाल ने ये सुना और तुरंत खुशी से चमक उठा। मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर देवांश के माथे पर हल्की शिकन आ गई।
डिब्बे के अंत में वह लड़की निश्चित रूप से एक अच्छी जोड़ी नहीं थी। उसे डर था कि शादी के कुछ साल बाद वह गहराई से समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। लेकिन उसके खुश चेहरे को देखकर जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से सबसे अच्छी रणनीति नहीं थी। लगता था कि उसे उससे अच्छी तरह बात करने का कोई मौका ढूंढना होगा। और तभी कशिश ये देखकर कि उन्होंने अपनी बातें पूरी कर ली हैं, पास आए और चिंता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? देवांश हंसा, मुझे क्या हो सकता है, बस उस साले का चेहरा काफी मोटा है और उसे थप्पड़ मारने से मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। यश, तू मार्ग। वह हमला करने ही वाला था जब रणवीर गिल ने उसे पीछे खींच लिया और फुसफुसाया, चिंता मत कर, तेरे वो थप्पड़ बेकार नहीं जाएंगे। इस बार देवांश का मरना तय है। उसने दुश्मनों को झुका दिया, पैसे वापस दिला दिए और हर खतरे को एक इशारे में मिटा दिया। लेकिन उसने जो नहीं देखा वो था भरोसा। सिया ने जो देखा वो ताकत नहीं थी, वो माफिया की परछाई थी। जहाँ देवांश ने सुरक्षा देखी वहाँ उसने खून की बदबू सूंघी। तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? और जैसे ही उसका दिल पूरी तरह टूट गया, उसी पल ट्रेन की डिब्बे में किसी ने फैसला सुना दिया। इस बार देवांश का मरना तय है।